गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज हम बुला रहे हैं कमाल के हास्य व्यंग्य के कवि और हिंदी के हम सबके बुजुर्ग सुरेंद्र शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी पहली याद क्या है देश से जुड़ी हुई? कि मैं रो रहा था और लोग हंस रहे थे जी। तो ये थाली पीटने का कार्यक्रम है, ये तो मोदी जी ने अब शुरू किया है। मैं जब पैदा हुआ था तब थाली पीटी गई थी पहली बार। आपकी शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता। 2 जने और साथ भेज दिए थे। लड़की को गलतफहमी रहेगी क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने भी 2 लड़कियाँ और बैठा रखी थी। 60,000 रुपये आपको दहेज मिला तो आपने विरोध नहीं किया दहेज का? मुझे तो पसंद था। लड़की की दहेज? दहेज भी पसंद था, लड़की भी पसंद थी। दहेज मांगना खराब है, देना थोड़ी खराब है। किस कॉलेज में थे आप? श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तब तो पढ़ने में बड़े अच्छे रहे होंगे। पढ़ लिख कर नौकरी मत करो, पढ़े लिखों को नौकरी दो। बड़ा प्रोजेक्ट ये है। अब देश में मंदिर बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट थोड़ी है। देश को मंदिर बनाओ, ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। क्या सुंदर बात है, वाह। मैंने शुरू में सोचा ही नहीं था कि कवि सम्मेलन में कमाई भी हो सकती है। लाल किले में 100 रुपये का पारिश्रमिक था कवियों का और 200 रुपये बच्चन जी लेते थे। उनका डबल रेट क्यों था? वो पॉपुलर ज़्यादा थे। वो एक ही सुनते थे वो कविता उनके, मधुशाला। लोगों ने कहा एक वो ज़माना आया कि सारे कवियों का बजट एक तरफ और सुरेंद्र शर्मा को बुलाने का बजट एक तरफ। सही बात है ये? पर अब कुमार विश्वास का है, 25 लाख 30 लाख लेता है। शैलेश लूढ़ा है, 12-13 लाख लेते हैं। आपने दिनकर जी या बच्चन जी का नाम नहीं लिया? वो लोकप्रिय नहीं थे। आपने शास्त्री जी का ज़माना देखा, इंदिरा जी का ज़माना भी देखा? शास्त्री जी, इंदिरा जी को कविताएं सुनाई मैंने। फिर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी आए, उठो इंदिरा, और एकदम उठकर चली गई। वाजपेयी जी ने भी कहा कि राजनीति में आ जाओ। अटल बिहारी वाजपेयी जी? हाँ, मैंने कहा कि आप कभी सम्मेलन आ जाओ, मैं वहाँ जाता हूँ। मैं अपने फील्ड का बादशाह हूँ तो किसी के यहाँ चपरासी क्यों बनूँ? आप बड़े खिलाफ रहते हैं किसी भी किस्म की शारीरिक गतिविधि के। वैज्ञानिकों ने कार इसलिए बनाई कि आप पैदल चलोगे। भाई घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, असगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं इसी पे बैठ के डॉक्टर्स ने कहा कि तंदुरुस्त रहने के लिए कसरत करना जरूरी है। बहके हुए लोग हैं। मैंने अरहर की दाल नहीं खाई कभी। क्यों? उससे क्या बुराई है? बुराई कुछ नहीं, वो मेरी पत्नी को बहुत पसंद है। उसका विरोध तो कर नहीं सकता, उसकी दाल का ही विरोध कर लेता। ये भी तो एक रिवेंज लेने का तरीका है। वाह। सर, कपिल शर्मा से आपकी नाराजगी की वजह क्या है? कपिल शर्मा को हंसाने के लिए 4-5 लोगों की जरूरत है, मुझे नहीं है। उन्होंने बुलाया भी मुझे, मैं नहीं गया। कई लोगों ने आपकी आलोचना करते हुए ये कहा कि पत्नी का मजाक उड़ाते हैं हर कविता में। मैं जो भी 4 लाइन पढ़ता हूँ पत्नी के ऊपर, उसमें अपना ही मजाक उड़ता है। पत्नी पर क्यों? गर्लफ्रेंड पे जोक क्यों नहीं बनाते हैं? गर्लफ्रेंड पर जोक बना दूंगा तो पत्नी हाथ से निकल जाएगी। पावर्ड बाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल्स, परफॉर्मेंस का हाई स्टैंडर्ड। बढ़ाई जब आपने परफॉर्मेंस, बोला गॉट अ डैश, हमने दिया हॉट वाटर इन अ फ्लैश। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का हायर स्टैंडर्ड। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का कार्यक्रम है गेस्ट इन द न्यूज रूम। मेरे हाथ में एक पर्ची है। मेरे वैज्ञानिक साथी, वैज्ञानिक विषयों पर लिखने वाले साथी राज विक्रम ने ये पर्ची दी है। उन्होंने बताया है कि जेम्स वेब नाम का एक टेलीस्कोप है जो इंसानों का बनाया हुआ सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है। ये धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है, सूर्य को देखने की कोशिश कर रहा है। हमको लगता है कि सबसे ताकतवर टेलीस्कोप से भी, जेम्स वेब से, अगर देखा जाएगा तो एक आदमी को कभी मुस्कुराते हुए नहीं पाया जाएगा, खास तौर पर मंचों पर। हमारे बचपन की स्मृति ऐसी है कि एक व्यक्ति हैं जो सो कॉल्ड हास्य कविताएं सुना रहे हैं, पर उनमें बड़ा गहरा व्यंग्य है, तंज है, समाज के ऊपर, समय के ऊपर। तिस पर तुर्रा ये है कि हमारे पेट में हंस हंस के भले ही बल पड़ जाएं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखती है, ना नंगी आँखों से, ना किसी सूक्ष्म जीव को देखने वाले माइक्रोस्कोप से, और ना ही दुनिया के सबसे ताकतवर टेलीस्कोप से। कमाल के व्यक्ति हैं। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के अब तक के सबसे नौजवान गेस्ट हैं। उम्र सिर्फ 79 साल है और ये हम सब के लिए बड़े हौसले और प्रेरणा की बात है।
एक प्रेरणा ये भी है कि कॉलेज में फेल हो गए थे, यानी फेल होने के बाद भी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा सा गम मिलने पर ये जो आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर गमज़दा गानों के साथ रील पर रील ठूंसे जाते हैं, तो आप देखें कि आपसे पहले भी तमाम नामवर हुए हैं जिनके घुटने छिले हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने न सिर्फ आगे बढ़ना चुना बल्कि ज़िंदगी को बड़ी खूबसूरती से जिया। ये ज़िंदगी को खूबसूरती से इसलिए भी जीते हैं क्योंकि ये साफ साफ कहने में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक स्तर तक यकीन रखते हैं। इसलिए बहुत एहतराम के साथ, बहुत सम्मान के साथ गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज हम बुला रहे हैं महेंद्रगढ़ से निकलकर वाया दिल्ली पूरी दुनिया में छाने वाले कमाल के हास्य व्यंग के कवि और हिंदी के हम सब के बुजुर्ग सुरेंद्र शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने तो सब देखा है, देश को आज़ाद होते हुए भी देखा है। 2 साल के थे हालांकि तो। हाँ, 2 साल का। गांधी जी की हत्या भी हुई, संविधान भी बना, पहला चुनाव भी हुआ। आपकी पहली याद क्या है देश से जुड़ी हुई? कि मैं रो रहा था और लोग हंस रहे थे। जी। पैदा हुआ था जब। हाँ जी। तो ये थाली पीटने का कार्यक्रम है, ये तो मोदी जी ने अब शुरू किया है। मैं जब पैदा हुआ था तब थाली पीटी गई थी पहली बार। हो सकता है वहाँ से नकल ली हो। क्या बात, क्या बात। तो स्कूल वगैरह आपका वहीं महेंद्रगढ़ में हुआ? नहीं, स्कूलिंग भी यहीं से। दिल्ली से। पिताजी वैद्य हैं आपके? वैद्य थे। हाँ। और हमारा पूरा खानदान वैद्य परिवार गांव में माना जाता है। मेरे पिताजी वैद्य थे, मेरे बाबा वैद्य थे, बाबा के फादर भी वैद्य थे। और 3 बाबा थे। मेरे बाबा सबसे बड़े थे, बाकी दोनों छोटे थे। तो फादर ने प्रैक्टिस नहीं की, आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का काम था, दिल्ली में भी और गांव में भी। मैंने खुद 200 आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई। अच्छा, मतलब उनको कूटने का काम, वो पाउडर पुड़िया वो सब? नहीं, वो मेरा बाप नहीं चाहता था ना मैं घर में बैठूं। स्कूल में भी, स्कूल 8वीं 9वीं में आ जाओ फैक्ट्री में, क्या करूं? गोली बना ले, पुड़िया बांध ले, शीशी साफ कर ले। तो जिंदगी भर उन्होंने मुझे खाली बैठने नहीं दिया। बाल मजदूरी तब निषेध नहीं थी क्या? ना, उस समय नहीं थी। मैं मजदूरी निषेध कर देते तो मेरे ख्याल से पूरा हिंदुस्तान उसमें गिरफ्त में आ जाता। बाल श्रमिक, इसकी परिभाषा अलग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बच्चा चोरी कर सकता है, अपराध कर सकता है, लेकिन काम नहीं कर सकता। कई ऐसे भी काम हैं जो बालकपन से किए जाएंगे। क्लासिकल गाना है तो बच्चा को बाप बचपन से सिखाएगा ना। कसीदाकारी है, उसे एजुकेशन में क्यों नहीं मानी जाती? क्या पढ़ाई एजुकेशन है? कारीगरी भी तो एक एजुकेशन है। बिल्कुल। और बचपन से अगर नहीं सीखेगा, बीए के बाद आप किसी को क्लासिकल की जानकारी दे सकते हैं, कसीदाकारी की जानकारी दे सकते हैं। गलत ये है कि एक पिता के जरिए अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो उसे बाल श्रमिक नहीं माना जाना चाहिए कभी भी। किसी मजबूरी में अगर किसी और के यहाँ अगर कोई मजदूर बच्चा काम कर रहा है तो उसे माना जाना चाहिए। मैं देखता हूँ, मैं नए वास में मेरा फैक्ट्री थी तो सामने कारीगर थे जो अपने बच्चों को कढ़ाई और कालीन बनाना सिखा रहे थे। वो छोटा बच्चा बड़ा होकर के अच्छा कारीगर बनेगा। बचपन से आप अगर अपने बच्चे को, आप बढ़ई का काम कर रहे हैं, बचपन से सिखाएंगे तो आगे चल कर के बहुत अच्छा उसमें निकलेगा। उसे बाल श्रमिक नहीं मानना चाहिए, वो एक शिक्षा का जरिया है। क्या बीए में कोई कारीगर नहीं पहुंच सकता? वो भी एक शिक्षा ही मानी जानी चाहिए ना। एक संगीत है, तबला बजाने वाला है। जाकिर हुसैन क्या बीए पढ़ने के बाद तबला सीखे थे? उनके पिता ने बचपन से ही सिखाया होगा।
तो आप बाल श्रमिक में उसको कैसे गिन लेंगे? तो ये जो आपको बचपन से दवाई बनाना सिखाया जा रहा था, फिर आपने इसको दवाई कंटिन्यू बनाना नहीं, बांधना। पहले तो शीशी साफ करना सिखाया। हाँ। बोतल साफ करो, हाँ। पुड़िया बनाओ, गोली बनाओ। दवाई का तो बहुत बाद में उन्होंने सिखाया, क्योंकि उसके लिए डिग्री होनी चाहिए। पर मैंने देखा है च्यवनप्राश कैसे बनता है, आज भी मैं देखता हूँ। कई दवाई बनाने वाले लोबसम बना देते हैं, आसव बना देते हैं एक दिन के अंदर, जबकि ये 1.5 महीने की प्रक्रिया है। अगर पूर्व शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो 1.5 महीना कम से कम चाहिए इसमें आसव बनाने की। आसव बनाने। मटके में रखा जाएगा, उसमें ये रखा जाएगा, और तब तक सर्दियों में 2 महीने चाहिए, गर्मियों में 1.5 महीना चाहिए। तब पूरा होता है जब बोतल में भरा जाए, उसमें हिलाया जाए तो एक भी गैस नहीं निकले उसके अंदर। इसका मतलब पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। आयुर्वेद के साथ यही दिक्कत रही कि इसमें R&D नहीं हुआ, उस पर बहुत रिसर्च की काम था। मेरे बाबा के छोटे भाई थे सूरजगढ़ में, वो लकवे का इलाज करते थे और 1 हफ्ते में ठीक करते थे। अच्छा। हाँ, हमारे कवि हरिओम पंवार हैं, उनको कलकत्ता में कविता पढ़ते हुए लकवा मार गया। तुरंत मैंने हवाई जहाज से भेजा और उन्होंने उसे 8-9 दिन में ठीक कर दिया, और 1 महीने बाद उसी तरह से वो तो जोश में तेज़ी से बोलता है, उस लायक बना दिया उसको। वीर रस की कविताएं पढ़ते हैं बड़े। हाँ, वो शादी नहीं मिला तो वो आदमी वीर रस ही पढ़ सकता। शादी हो जाती तो अपनी तरह मिमियाता रहता और क्या करता। उसकी ताकत वहीं खर्च हो गई। जब डांटने वाला कोई नहीं तो खुद ही वीर रस का कवि हो जाता। आपकी शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता हूँ। ये सब आप इंटरव्यू में ऐसे बोल के आते हैं, हाँ, वापस जाते हैं तो सविता आंटी नाराज नहीं होती हैं आपसे? नाराज क्या करी, जब सारी कमाई वही लेती है तो। हाँ। मैं तो डेपुटेशन की तरह काम करता हूँ। पुराने ज़माने में होते थे ना, जो बड़ा डाकू होता था छोटे डाकुओं को भेज देता, लूट का माल लाते थे, उसको दे देते, वो उनका हिस्सा उनको दे देते। कब मिले आप सविता शर्मा जी से? मिला कहाँ, वो तो एक घटना थी ऐसी। क्या? लव मैरिज तो है नहीं, अरेंज मैरिज थी जी। तो मेरे बापू ने कह दिया था, 2 जने और साथ भेज दिए थे। तब बातचीत कहाँ होती थी। नई सड़क के एक मकान में, जो उनके रिश्तेदार भी थे हमारे भी थे, मेरे बापू ने कह दिया, एक तो मेरे जीजा जी और एक मेरा दोस्त रामचंद्र, साथ चले जाना। लड़की को गलतफहमी रहेगी क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा अच्छे थे देखने में। हाँ। उन्होंने भी 2 लड़कियां और बैठा रखी थी। और ये कह दिया था, तू सवाल मत करियो, हो सकता है लड़की बाद में मना कर दे। हाँ। क्योंकि उस समय मेरी जो 50-55 किलो का शरीर होगा, और मेरे ख्याल से तब तो कद बढ़ चुका था, वरना मैं जब 9वीं-10वीं में था तब 1 गज 1 फुट 1 इंच कद था मेरा। एक तो ब्याह होना इसी सूरत में गलत हो जाता है। फिर एक अंग्रेजी की दवाई आई थी, वो मैंने ली, तब जाकर 1 फुट कद बढ़ा मेरा। अरे लोगों को भरम हो जाएगा कि अंग्रेजी दवाई से 1 फुट बढ़ जाता है। हाँ, नहीं, वो बाद में बैन कर दी। उन्होंने सोचा होगा जब ऐसे ऐसे आदमियों को बढ़ाएंगे तो बदनामी तो होगी ना उनकी, इतना छोटा ही ठीक है। कितनी उम्र थी आपकी जब आपकी शादी हुई? मेरी शादी हुई 25 साल की उम्र में। अच्छा। मेरे ताऊ जी और मेरे पिताजी माथा पकड़ कर बैठे हुए थे, और यही मेरे घर का नाम सुरेश था। तो रात को बात कर रहे थे, सुबह 6 बजे मेरी आँख खुल गई, दोनों माथा पकड़े हुए। हाँ। अरे फादर का नाम बालकृष्ण था। अरे बोले, बालकृष्ण दुनिया भर की बारातों में जाते रहेंगे, अपनी बारात में भी कोई जाएगा या नहीं जाएगा ये तो तू बता। तेरे छोरा इसलिए नहीं बारा, हर एक बारात में नाचता रहता ही है।
और इसलिए इसकी बदनामी फैल रही है पूरे समाज में कि जो लड़का सड़क पर डांस करता है वो तो किसी लायक है ही नहीं, और आज बिगड़ डांस के कुछ हो नहीं सकता। खेल में कभी कोई रुचि नहीं रही, क्योंकि तब एक कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो हर खेल पर पिटाई होती थी। यही काम है क्या तेरे लिए? और खेल क्या होते थे उस समय? सबसे एक बेस्ट क्रिकेट, हॉकी? एक ही बेस्ट खेल था उस समय जो हमें पसंद था, उसमें चोट नहीं लगती थी, ताश खेलने का। वाह साहब वाह। सबसे कम जगह घेरता था, सामाजिकता भी बढ़ती है। सामाजिकता बढ़ती। कौन सा गेम खेलते थे आप ताश में? पपलू। हाँ, क्या बात है। मैं, आदित्य जी, अरुण जैमिनी, तीनों लोग अमेरिका गए 1 महीने। हाँ, उन्हें कह दिया था हमने, अगर आप हमें घुमाने की कोशिश करोगे तो हमसे दुश्मनी करोगे। वो कहते थे अजीब आदमी हो, रात को सोते हैं तो ताश खेल रहे होते हो, सुबह उठते हैं तो ताश खेल रहे होते। 1 महीने का रिजल्ट आया 6,000 रुपये हार का, और वो अरुण जैमिनी हारा। अब उस छोटे से क्या 9,000 रुपये वो भी छोड़ने पड़े। बताइए थोड़ा आप अगर दर्शकों को ये पपलू के बारे में बता दें, बड़ा रोचक गेम है। नहीं, अब वो बताना भी बंद कर दिया। जिस आदित्य जी के साथ खेलते थे, जब उनकी डेथ होगी तो उसके बाद मैंने कहा कसम खा ली अब ज़िंदगी भर नहीं खेलूँ। अब नहीं खेलते हैं? सिर्फ पपलू खेलते थे या रमी, 555, छकड़ी, वही लकड़ी, आता था बस। 29, सीप? ये तो मैंने अभी नाम ही नहीं सुने, वो एक ही खेलते थे बस। और सिखाया किसने पपलू खेलना? आदित्य जी ने। कॉलेज के दोस्त हैं आपके? ना, कभी सम्मेलन बात के? की। कॉलेज के दोस्तों में तो जो 1 साल फेल हुआ उसी ने तो कवि बनाया मुझे। कैसे? किस कॉलेज में थे आप? श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तब तो पढ़ने में बड़े अच्छे रहे होंगे। अच्छा, मुझे पढ़ लिख कर नौकरी थोड़ी करनी थी। फिर क्या करना? आज भी कहता हूँ बच्चों को, पढ़ लिख कर नौकरी मत करो, पढ़े लिखों को नौकरी दो। बड़ा प्रोजेक्ट ये है, छोटे प्रोजेक्ट सब लोग लेकर के चलते हैं। मैं बड़े प्रोजेक्ट की बात करता हूँ। वो एक विज़न बड़ा होना चाहिए मुल्क में। अब देश में मंदिर बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट थोड़ी है। देश को मंदिर बनाओ, ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। क्या सुंदर बात है, वाह। हम छोटे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। अभी राम मंदिर बना, आप जैसे मीडिया वालों ने जिसे देखो वो कर, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा। अरे यार, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है कि राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई? अखबार भी ये, पोस्टर भी यही लिख रहे हैं। आपको नहीं पत्रकारिता करनी आती है, नहीं आना। ऋषि मुनि बैठे, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। मैं कहता हूँ, मंच पर भी कहता हूँ जी। मुझे किसी ने पूछा, तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। क्या बात है। सोच कहाँ जा रही है हमारी, ये देखने की बात है। तो जब आप कॉलेज में गए थे तब, जैसे हम लोग जब स्कूल कॉलेज में होते तो बड़ा रहता ना यार, बड़े होके ये बनना है, घर वाले भी समझाते थे, समाज का भी दबाव, आपके ऊपर कुछ ऐसा था? मेरे दबाव था ही नहीं, क्योंकि दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग का काम था, उसी को करना था। हाँ। पढ़ा ली, उसमें कोई मतलब नहीं। मेरे कॉलेज फेलो कई रहे, क्लास फेलो बहुत कम रहे, क्योंकि हम जाते ही नहीं थे। बंक कर देते थे? बंक करते थे, वो कैंटीन में बैठे रहते थे बस। और सुबह से शाम तक हमारा 8 लोगों का ग्रुप था, एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते थे बस। एक मौका नहीं छोड़ते थे दूसरे की टांग खींचने का। और 8 में से 7 फेल हुए, एक पास हुआ, वो घर जाकर पढ़ता रहता था। उसने बड़ी नाक हमारी कटवाई। बाद में हमने कई महीनों तक तो उससे बात तक नहीं की।
ठीक किया है सब। यारी दोस्ती अपने लोगों में ही चलती है। तो फेल हो गए, फिर घर पे क्या प्रतिक्रिया थी? फिर फादर को कोई था ही नहीं। बोले कुंभ का मेला थोड़ी है, अगले साल पास कर लेगा, क्या है 12 साल आएगा। मुझे आज तक याद नहीं कि मेरे माता पिता किसी एक दिन भी कॉलेज या स्कूल गए हों। अब तो हर महीने क्लास लेते। पेरेंट मीटिंग, इसका मतलब जो माँ बाप अनपढ़ हैं उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने का हक नहीं बनता क्या? क्यों बुलाते हैं उनको? शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी ऑब्जर्वेशंस हैं आपके, कैसे ये सुधरे? क्योंकि बड़ी बड़ी कमेटियां बनती हैं, नई नई पॉलिसीज आती हैं। जब से शिक्षा व्यवस्था खराब हुई है, जब से ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आए, एक टिक कर दी, हो गए 100% नंबर। मेरा एडमिशन श्री राम कॉलेज में 51% पर हुआ था। तब मुझे एक सवाल का जवाब देने के लिए 4-5 पन्ने लिखने पड़ते थे। अब सिर्फ टिक करना है। आज की तारीख में बच्चे एजुकेटेड हैं, लर्नेड का है। ज्ञान खत्म हो गया शिक्षा में के चक्कर में। पहले मैं हायर सेकेंडरी में था तो मैं अपने कारखाने की दवाई मैन्युफैक्चरिंग की बैलेंस शीट निकालता था, बही खाते लिखता था। आज बीकॉम स्टूडेंट्स को कह दो कि आप बही खाते लिख कर दिखा दो, नहीं लिख पाएंगे। ज्ञान में विज्ञान तभी सक्सेस होता है जब तक उसमें 2/3 ज्ञान रहे। जब वो ज्ञान हट जाता है तो फिर वैज्ञानिक और एटम का निर्माण करता है, और जब उसमें ज्ञान रहता है तो वैज्ञानिक उसके जरिए बिजली पैदा करने की स्थिति में आता है। तो आप बता रहे थे कि फेल हो गया, उस चक्कर में कवि बन गया, ये कैसे हुआ? तो हंसाते रहते थे ना आपस में एक दूसरे की टांग, तो हास्य को अपने ऊपर बर्दाश्त करना सीखा। हंसने का हक उसी को बनता है जो जिसमें खुद के ऊपर व्यंग सुनने की क्षमता हो। अगर आपको अपने ऊपर व्यंग सुनने की हिम्मत नहीं है तो आपको हास्य लिखने का कोई मकसद नहीं होता। हास्य वही लिख सकता है जिसके अंदर उतनी करुणा भी हो। क्यों? करुणा और हास्य, आंसू और हास्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिन चीज़ों के नष्ट होने से हास्य पैदा होता है, उन्हीं चीज़ों के नष्ट होने से आंसू निकलता है। क्रोध है, क्रोध नष्ट होगा तो आप हास्य भी पैदा करेंगे और करुणा भी होगी। और मंच पर पहली बार कविता कब पढ़ी? मैं पता नहीं, उसका ध्यान नहीं। मेरे कॉलेज में कुछ पढ़ दी होगी, मुझे ध्यान नहीं। मैं चाहता हूँ, एक ही बात कहता हूँ, नपुंसक कौमें पीछे की ओर देखती हैं, बहादुर कौमें आगे की तरफ देखती हैं। हम पतंग उड़ाते रहे, उन्होंने पतंग उड़ा करके आगे हवाई जहाज बनाने की सोची। हम कहते हैं राम राज्य लाएंगे, तो राम राज्य इसका मतलब दूसरा ये कहो ना हम 5000 साल देश को पीछे ले जाएंगे। आने वाली कौम हमारे ऊपर कैसे घमंड करे? कोई ऐसा काम करते हैं क्या? हमें अपने अच्छा बताने के लिए, घमंड करने के लिए हमारे यहाँ राम थे, हमारे यहाँ कृष्ण थे, बुद्ध थे, महावीर थे। आप क्या हो ये बताओ कि आने वाली पीढ़ी जो है आपका नाम लेकर के घमंड महसूस करे। हम लोग सर ये जानना चाह रहे हैं कि जो मंच पर कविता पढ़ी जाती है, कवि सम्मेलन होते हैं, उसमें आमंत्रण मिलना कैसे शुरू हुआ आपको? ये माउथ पब्लिसिटी का होता है। कहीं एक ने देख लिया, फिर उसने बुला लिया। पहले तो शुरू ये हुआ कि मैं हर साल दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन नया बांस मंडल में उप मंत्री था,
तो हर साल कवि सम्मेलन कराते थे, होली पर होता था। बम्बई से रामरेख बनर्जी आते थे, एक आध फिल्म स्टार आता था हर साल। किस तरह के फिल्म स्टार आपके समय कौन आए थे? पृथ्वीराज कपूर आए, अरे वाह। कई बड़े स्टार आते थे। तब ये तो नहीं था इतने पैसे लेना, कुछ नहीं आता। तो जब मैं उपमंत्री था तो मुझे कौन पढ़ते नहीं से रुकता, जब मैं ही बुला रहा हूँ सबको, तो कैसी भी पढ़ दी और लोग हंस गए। बाकी लोग कभी लोग दुखी हो गए, लो एक और नया सा बच्चा सा पैदा हो गया। अब उन्हें क्या करूं? मैंने कह दिया भाई मुझे तो पढ़वाना ही पड़ेगा। और बनर्जी तब पढ़वाते थे जब वो फिल्म स्टार उठ करके चला जाता था, तब पब्लिक उसके पीछे भागती थी, तब मुझे नाम लेते थे। और उस समय जम लेता था, जम इसलिए लेता था, सारे जो ऑडियंस में होती थी सारे अपने जानने वाले ही होते थे। चल गया। ये किन सालों की बात है? ये है 1965-66। पर तब मुझे ये थोड़ी था। लाल बहादुर शास्त्री तब प्रधानमंत्री थे। हाँ, और उस समय मैं कॉलेज में धोती कुर्ता पहन करके जाता था। अच्छा। हाँ, और तब ये पतलून वगैरह चला करती थी? कम नहीं थी? चलती तो सारी थी, क्योंकि लाल बहादुर मुझे शास्त्री जी बोलते थे सारे। छोटा कद भी था और धोती कुर्ता, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे जानती थी। हाँ। और वाइस चांसलर ने बैन कर दिया, धोती कुर्ता। माइक नहीं इस्तेमाल कर सकते चुनाव में। तो मेरी आवाज़ इतनी तेज थी कि कैंटीन से आवाज़ लगाऊं तो सारे रूम्स में जाती थी। माइक बैन कर दोगे मेरी कैसे? हरचरण सिंह जो लॉ फैकल्टी में पढ़ता था, बाद में राजनीति में आया। तो मेरा दोस्त था प्रहलादन पार्टी करके, बहुत पॉपुलर था वो, सबसे विटियस्ट पर्सन था। बोले यार 3 दिन के लिए अपना भोंपू मुझे दे दे यार, चुनाव में के लिए मुझे चाहिए। तो मेरा नाम भोंपू भी हो गया था। क्या करते थे आप चुनाव में? हैं? उस तब पॉलिटिकल पार्टी तो होती नहीं थी ना, उस समय तो वैसे ही होते थे। बाहर से आवाज़ लगाता था इसको वोट दो, तो जाती थी स्टूडेंट्स में बात। उसका कुछ मेहनताना भी मिलता था? चाय पिला देती थी। मैंने शुरू में सोचा ही नहीं था कि कवि सम्मेलन में कमाई भी हो सकती है। 20-21 रुपए मिलते थे। लाल किले में 100 रुपये का पारिश्रमिक था कवियों का, और 200 रुपये बच्चन जी लेते थे। हरिवंश राय बच्चन जी को 200 मिलते थे? हाँ, वो डबल लेते थे। हाँ। और कौन से कवि आते थे? ये सब 60 की बात है? बाल कवि बैरागी, हाँ। जिनको देखे बिगड़ लाल किले का कवि सम्मेलन शुरू नहीं होता था। अच्छा। हाँ। एक से एक बड़े, तब तो रमानाथ अवस्थी, रामोतार त्यागी, देवराज दिनेश, एक से एक बड़े। ये शिवमंगल सिंह सुमन जी भी आते थे? हाँ, 100 रुपये में। सब 100 में, हरिवंश जी 200 में, हरिवंश राय बच्चन जी। उनका डबल रेट क्यों था? वो पॉपुलर ज़्यादा थे? बस एक ही सुनते थे वो कविता उनके, मधुशाला। तो वो सहज कविता थी, बाकियों की जो कविताएं थी काफ़ी क्लिष्ट होती थी। हाँ। पर वो सुन ली जाती थी, क्योंकि उस समय पढ़ाई भी MA तक हिंदी में होती थी। कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो IAS ऑफिसर, जो संस्कृत के विद्वान हैं, हिंदी के प्रकांड पंडित हैं। पर अब कभी जब हिंदी 9 तक कर दी तो कैसे बढ़ेगा? मैं हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष था जी पिछली बार, अभी भी हूँ। तो मैंने एक प्रस्ताव पास किया कि हिंदी भाषी क्षेत्र है ये दिल्ली, तो बच्चों को 1 से 100 तक की तो हिंदी की गिनती आनी चाहिए ना, कम से कम। वो भेज कर मनीष सिसोदिया को भेज दिया मैंने। तो उन्होंने बोले यार ये क्या कर दिया तूने? मैंने क्यों?
बोले पहले ये तो मालूम कर ले जो अध्यापक है उनको भी आती है कि नहीं। बच्चों के तो बाद में आएगी। हिंदी जो ये तो मसला है, कई हमारे अंग्रेज़ी बोलने वाले जिन्होंने अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ाई की है, उनके सामने हम लोग कोई ऐसे 58-59 टाइप का शब्द बोलते हैं तो उनको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है फिर अंग्रेज़ी में। देखिए, हिंदी दयनीय थी, अब हमने उसको दयनीय बना दिया। इतना बुरा। सबसे बड़ी बात है, जो इतने भी बड़े लोग हैं, साहित्यकार लोग हैं और जो अनुवाद करने वाले हैं, उन्होंने हिंदी को दुष्कर बना दिया, कठिन बना दिया। और दूसरी भाषाओं के शब्द लो, हिंदी बहुत सरल है। आप ओशो को सुन लो ना, उससे सरल हिंदी कोई नहीं बोलता। और अच्छी बात को सरल शब्दों में व्याख्या करता है उसकी। अब ट्रेन लेट है, इसमें है ही तो हिंदी का है, पर ऐसा लगेगा आपको कि पूरी हिंदी बोली जा रही है। जो एक गरीब आदमी, जो एक रिक्शा वाला, जो एक मजदूर बोलता है हिंदी, वो हिंदी है, ना कि जो एक एम्बेसडर का साहित्यकार है या है, वो हिंदी नहीं है। इंटरेस्टिंग। ये भाषा को लेकर हम बात कर रहे हैं। आप लोगों के दौर में तो बहुत साहित्यिक पत्रिकाएं भी आती थी, तब आपको लगता था लोग भाषा को लेकर ज़्यादा सजग थे या अब ज़्यादा खिलंदड़पन और समृद्धि आ गई है? सिर्फ आप, मैं समझता हूँ एक अपराध हुआ है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, ये गलत काम हुआ है मुल्क में। होना ये चाहिए था 14 सितंबर को भारतीय भाषाओं का दिवस होता। अब दूसरे भाषा भाषी हिंदी को अपना दुश्मन मानते हैं। वहाँ अंग्रेजी के पोस्टर लगते हैं, हिंदी के नहीं। हिंदी के नाम पर कालिख पोती जाती है। अगर राष्ट्रीय एकता करनी थी तो भारतीय भाषाओं का एक ही दिन होता, तो सारे भाषा भाषी एक ही दिन उसका उत्सव मनाते। आपने हिंदी का कर दिया, बाकियों का क्यों नहीं किया? उन भाषाओं के लगा कि हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है। अगर सारी भारतीय भाषाओं का एक दिन होता और एक दिन ऐसा भी करते अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस, पूरे संसार की भाषाओं का वो दिन होता जी। तो ये चीज़ें आदमी को आदमी से जोड़ने की बातें होती हैं। अगर एक ही भाषा का दिवस होता तो कभी भी भाषा के नाम पर इस मुल्क में राज्य नहीं बनते। जितना बंटवारा हुआ भाषा के नाम पर राज्यों का हुआ। अगर हम एक ही भाषा का कर लेते तो हम बेहतर भारत में जी रहे होते। पर एक भाषा करते तो जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं उनकी भी वही दिन होता। जैसे अभी आप चेन्नई होके आए, हाँ। तमिलनाडु एक बड़ा गढ़ रहा है द्रविडियन पॉलिटिक्स का, हाँ। जहाँ पर हिंदी का विरोध हुआ। ये माना गया कि उत्तर भारत अपनी भाषा को हम पर थोप रहा है। आपका अनुभव कैसा रहता है वहाँ पे? मेरे तो कल टिकट से शो था मेरा। मैं अभी सिलीगुड़ी गया था, वहाँ 3000 रुपये की टिकट थी। पूरे संसार में जहाँ जाता हूँ वहाँ टिकट सब होता है। सैन फ्रांसिस्को में 26 लाख रुपए की टिकट बिकी। वहाँ के काम के लिए, मंदिर के लिए उन्होंने प्रोग्राम रखा था, तो 26 लाख रुपए मिले। मैं तो नॉर्थ इंडिया में 500 कार्ड भेजो तो 100 आ जाए तो गनीमत है। और वहाँ पर मारा मारी होती है टिकट की जी। कल बड़ी मुश्किल से मैंने 2-1 लोगों को कहा, यार इनको मेरे जानने वाले हैं, उनको टिकट करी। हमारी सोच ही सोचनी है। हमारे तकलीफ जो है, एक सही फैक्ट मैं बता दूं आपको जी। मुझे मेरी 2 कारें सुख नहीं देती। मुझे मेरे सगे भाई की 4 कारें तकलीफ देती। ये हो गया। हम दूसरे के सुख से दुखी हैं, अपने सुख से सुखी नहीं हैं।
मेरा पड़ोसी अगर मेरे से संपन्न है तो मुझे ये तकलीफ़ का कारण, जबकि पहले के ज़माने में ये हमारे कि यार मेरा भाई है, ये बना हुआ है। और फिर कुछ बातें गलत हुई हैं, जैसे ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, हरिजन, ये नहीं होते हैं, वर्गीकरण नहीं होता तो हम सब भारतीय तो होते ना। फिर मैं इन सबसे पूछता हूँ जिन्होंने बनाया मुनियों से कि राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? आज तक सोच नहीं पाता हूँ यार, जो मेरी गंदगी उठाता है मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दलित को वेद का, इसका हक नहीं है। क्यों नहीं है भैया? वो हमारा काम कर सकता है, हम एक दिन उसका काम नहीं कर सकते। कैसे दूर होगा ये जो जाति के स्तर पर भेदभाव है? देखिए, आदमी को जोड़कर राजनीति करनी हो तो उसके लिए काबिलियत की ज़रूरत है, और आदमियों को तोड़ करके राजनीति करनी हो तो उसके लिए काबिलियत नहीं, कनिंगनेस की आवश्यकता है। इतने सारे हुक्मरान, इतने नेता रहे, आपको कोई काबिल लगा आज तक? सबसे बड़ा तो काबिल गांधी था इस मुल्क में, उससे बड़ा तो कोई नहीं हुआ। हम एक अपनी छोटी सी दुकान खोलते हैं, पूरे परिवार को इकट्ठा करते हैं, उसने पूरे मुल्क को आज़ाद कर दिया, और 15 अगस्त की रात को वो अकेला नोआ खाली की हरिजन बस्ती में झाड़ू लगा रहा था। कोई हुआ? देवताओं में भी हुआ क्या? कोई एक टुच्चा सा राक्षस किसी देवता ने मार दिया तो सारे फूल बरसाते थे। फूल बरसाना तो दूर, हमें तो गोली मार दी उसको। तो आपने शास्त्री जी का ज़माना देखा, इंदिरा जी का ज़माना भी देखा? शास्त्री जी, इंदिरा जी को कविताएं सुनाई मैंने। इंदिरा जी को कविताएं सुनाई? वो कभी सम्मेलनों में आती थी प्रधानमंत्री? फिर इंदिरा जी नहीं आती थी। जब वो हार गई थी तो मुझे जगन्नाथ पहाड़िया उनके यहाँ ले गए थे, और उसमें 3 जने थे, मैं, इंदिरा जी और पहाड़िया जी। 12 विलिंगटन क्रिसेंट पर। पांडे जी क्या क्या के ले गए थे? आप मिलना चाह रहे थे उनसे? हाँ, मेरी तो इच्छा थी। तो मेरा आधे घंटे तक उन्होंने कविताएं सुनी। फिर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी आए आधे घंटे बाद, उठो इंदिरा, और एकदम उठकर चली गई। तो वो नाम लेके बुलाते थे पूर्व प्रधानमंत्री को उस समय? उन्होंने यही बोला, उठो इंदिरा। उस समय साधुओं का, इनका काफ़ी कुछ बोलबाला था। इंदिरा जी उसमें विश्वास करती थी। ये तो राजीव गांधी ने उसके बाद सबको बैन किया। मेरे राजीव जी से काफ़ी अच्छे 3 दिन पहले ही मुझे मिले थे, जिनका जो असैसिनेशन हुआ था। 18 मई को आपको मिले थे? 2-3 21 मई को असैसिनेशन। जनक राजगुप्ता जी ने खाना रखा था, डिनर अपने घर पर, तो उसमें आए थे वो। भगत गाड़ी चला कर आए थे, आगे आजकल भगत बैठे हुए थे उनके साथ। तो उन्होंने कहा हो जाए कविता आज तो, तब उस दिन सुनाई थी मैंने उनको। उससे पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब के यहाँ इफ्तार की पार्टी पर, पहले मुझे कई पार्टी में कहा गया, वाजपेयी जी ने भी कहा कि राजनीति में आ जाओ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने? हाँ, क्या कहा आपने उनको? एडवाणी जी की मेरे 50 साल का आना जाना उनके घर पर। उन्होंने कहा, राजीव गांधी ने कहा, मैंने मना कर दिया। क्यों? मैंने कहा कि आप कभी सम्मेलन आ जाओ, मैं वहाँ जाता हूँ। आप कविता सुना लो, मैं नेतागिरी कर लेता हूँ। मैं अपने फील्ड का बादशाह हूँ तो किसी के यहाँ चपरासी क्यों बनूँगा? जो भी कलाकार, जो फिल्म वाले आए हैं राजनीति में, उनकी क्या दुर्गति हुई है? भीड़ उनके पीछे भागती थी, बाद में वो भीड़ के पीछे भागने लग गए। अपनी इज्जत ही खराब की ना हर एक ने।
ये अभी आप बता रहे थे लाल किले के कवि सम्मेलन में बच्चन जी को डबल मिलता था। हाँ। लोगों ने कहा एक वो जमाना आया कि सारे कवियों का बजट एक तरफ और सुरेंद्र शर्मा को बुलाने का बजट एक तरफ। सही बात है ये? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर अब कुमार विश्वास का है। वो 3 कवि सम्मेलन का बजट अकेले का 25 लाख 30 लाख लेता है वो। एक शैलेश लोढ़ा है 12-13 लाख लेते हैं। किसी ने मुझ पर कहा कि आप तो इतना कम लेते हो और वो देखो आपसे छोटे हैं, बड़ा ले रहे हैं। मैंने कहा एक ज़माने में भी तो नीरज जी से ज़्यादा लेता था, ये सोच मत रखो। गोपाल दास नीरज जी हिंदी के महान कवि। देश के कवि सम्मेलनों में योगदान 3 लोगों का रहा जी। हास्य में काका हाथरसी का, गीत में नीरज जी का, और वीर रस में बाल कवि बैरागी का। इनकी नींव के कवि सम्मेलन की नींव के ये 3 मेन हैं पत्थर। आपने दिनकर जी या बच्चन जी का नाम नहीं लिया? वो लोकप्रिय नहीं थे। अच्छा। कवि सम्मेलनों में जो साहित्यिक जगत के लोग थे उन्हीं में लोकप्रिय थे, पर आम जनता तक कवि सम्मेलन को लोकप्रिय करने में इन 3 लोगों का बड़ा हाथ रहा। काका हाथरसी, बाल कवि बैरागी, हाँ, और नीरज जी। गोपाल दास नीरज जी। पर नीरज जी की एक खास बात है, वो कवि सम्मेलन में नीम के पत्थर भी रहे और गुंबद भी रहे। बाकी लोगों का लास्ट तक इतना वो नहीं रहा। नीरज का दबदबा जब वो 90 साल के थे तब भी वही दबदबा था। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। बैरागी जी को मैंने इतना जमते हुए कभी नहीं देखा जिंदगी में कि चाइना से जब हारे हम तब रामलीला मैदान में कवि सम्मेलन हुआ। मैं उस समय मंच पर नहीं था, लेकिन बैरागी जी ने झोली फैला करके लोगों से चंदा लिया। किसी ने बूंदे डाल दिए, किसी ने पैसे जो थे वो डाल दिए उसमें। तो वो गीत पड़ा था, लाल किले की लल्लाई पर लाल चीन ललचाया है, उठो देश के लोह लाड लो माँ ने तुम्हें बुलाया है। और जो जज्बा पैदा किया देखने लायक था वो। काका हाथरसी के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है, आप तो मिले होंगे। मैं कम से कम 30-35 साल तो काका के साथ पढ़ाई है मैंने। अद्भुत व्यक्ति थे, कुछ बताइए उनके बारे में। अद्भुत व्यक्ति भी थे, लेकिन एक पीड़ा भी। अभी कल परसों ही एक सम्मान काका हाथरसी का 1 लाख रुपए का हास्य सम्मान चिराग जैन को दिया हमने। मैं उसमें पैट्रन हूँ संस्था का जी। 2-3 साल से। काका का नियमित होता था काम। सुबह टहलना है तो टहलना ही है, शाम को 4 बजे कॉफ़ी चाहिए तो कॉफ़ी चाहिए। वो अपने साथ चने रखते थे भुने हुए, वो लेते थे, और विस्की भी पीते थे। 1 पैग लेते थे फॉस्फोमीन में डाल करके। किस में डाल के? फॉस्फोमीन, कोई पता नहीं वो है एलोपैथी की वो दवाई है कोई। शराब के साथ मिलाते थे? हाँ, ओके। जैसे टॉनिक टाइप का था। जी जी। हाँ, उसमें विस्की डाल करके पीते थे। वाह साहब। सुबह पहले टहलना है, चाहे रात को 2-3 बजे सोए। मैंने ज़िंदगी में कभी मॉर्निंग वॉक की नहीं। आप बड़े खिलाफ रहते हैं किसी भी किस्म की शारीरिक गतिविधि के। क्या फ़ायदा बेकार में? भगवान ने जन्म इसलिए बनाया, पैदल चल रहे हो। वैज्ञानिकों ने कार इसलिए बनाई कि आप पैदल चलोगे। हाँ, उनका अपमान कर रहे हो आप लोग। उनको पता होता कि ये दुर्गति मेरी कार की करेंगे, दौड़ रहे हैं सुबह पहले, क्यों मतलब? खिलाड़ी कब रिटायर हो जाता? 40 साल के ऊपर रिटायर हो गया ना। पहलवान हो गया 30 साल में रिटायर हो गया।
जो ये नहीं करते तो 60-70 साल तक आराम से ज़िंदगी चलती इनकी। आप 80 साल के होने वाले हैं, आपने कभी एक्सरसाइज दौड़ना? जरूरत ही नहीं, क्यों बेकार में हाथ पैर तोड़ो अपने। एक दिन करी नहीं मॉर्निंग वॉक। स्कूल मेरा 500 मीटर पड़ता, तब साइकिल लेकर जाता था। मैं मॉर्निंग वॉक के तो सदा खिलाफ हूँ। ये सब जो इतना भाई घोड़ा दौड़ता 20 साल जिंदा रहता है, असगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। नहीं, भगवान ने जितनी सांसें दी उतनी लोगे, उससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते ना आप। जब दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं इसी पे बैठ के डॉक्टर्स ने कहा कि तंदुरुस्त रहने के लिए कसरत करना ज़रूरी है, शारीरिक रूप से सक्रिय रहिए। हो सकता है कि किसी ने उनको बहके हुए लोग हैं। जितने भी डॉक्टर हैं सब बहके हुए। आप खुद डॉक्टरों के परिवार से आते हैं, वैद्यों के हाँ, परिवार? मैं कहता हूँ, तभी तो छोड़ दिया मैंने बाद में। उनकी बात मानता तो अभी तक मैं तो बर्बाद हो चुका होता। और 2 पैग रोज रात को ड्रिंक भी करता हूँ। और एक ही बात है, मैं भूख से 1 रोटी कम खाता हूँ। दूसरे जंक फूड नहीं खाया कभी जिंदगी में, होटल में नहीं खाता, घर का आकर के खाना खाता हूँ। और जब कभी सम्मेलनों के सिलसिले में दुनिया भर में घूमते हैं तब? हाँ, तो पूरे देश में, पूरे विदेश में जहाँ भी जाता हूँ, मेरे घर बने हुए जिनके घर से खाना आता है। कल रात को चलने में घर से आया था खाना, या फिर यहाँ से अपने पैक करा कर ले जाता हूँ घर से। अमेरिका जाऊँगा, फ्लाइट में मेरा टिफिन जाता है खा। जंक फूड कभी नहीं खाया? मुझे पता ही नहीं क्या। एक मैंने अरहर की दाल नहीं खाई कभी। क्यों, उससे क्या बुराई है? बुराई कुछ नहीं। हाँ। वो मेरी पत्नी को बहुत पसंद है, उसका विरोध तो कर नहीं सकता, उसकी दाल का ही विरोध कर लेता। ये भी तो एक रिवेंज लेने का तरीका है। वाह। और क्या क्या पसंद है सविता शर्मा जी को? उनको तो आप भी बहुत पसंद मेरे है। अलावा सब पसंद है। आप भी बहुत पसंद है उनको। मेरे को सवाल ही पसंद नहीं होता। पति पत्नी अगर आपस में रोज नोक झोंक नहीं करें तो इसका मतलब उनकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं संकट है। एक दूसरे से बात छुपा रहे। सुबह प्यार कर लो, शाम को लड़ लो, बराबर हो जाता है। फिर अगले दिन से नए सिरे से जिंदगी से। तो कहानी का एक सिरा हम लोग नई सड़क पे छोड़ आए थे, 3 दोस्त गए थे और वहां 3 लोग बैठे थे। क्या हुआ फिर? आप गए थे ना लड़की देखने के लिए? हाँ हाँ, अपने दोस्त और जीजा के साथ। उसमें क्या हुआ, एक तो मेरे जीजा ने पूछ लिया, भाई कुछ कसीदाकारी कढ़ाई आती है? तो एक 90% एक तोता बना हुआ दिखा देते थे जी, ये लड़की ने बना। ओ हो भाई, बहुत बड़ा है। और क्रोशिया का बना तोता? वो तोता। वाह साहब वाह। वो तो मैं 20 शादियों में यही देखा मैंने, कहीं वही तोता तो 20 जगह नहीं घूमता। हाँ। 5,000 दहेज पर, 60-70 हज़ार रुपये लगे दहेज पर। 60-70 हज़ार रुपये आपको दहेज मिला? टोटल उनका खर्चा हुआ, उससे ज़्यादा मेरा हुआ, बाप का। आपका क्या खर्चा हुआ? ज्वेलरी वो अब वापस घर में आ गई। तो फिर तो दहेज तो 50-60 हज़ार रुपये। तो आपने विरोध नहीं किया दहेज का? ना, मैंने कहा करता विरोध, मुझे तो पसंद था। लड़की की दहेज? दहेज भी पसंद था, लड़की भी पसंद थी, क्योंकि उन्होंने एक इम्पोर्टेड ग्रामोफोन दिया था। तो मैंने कहा, नेपाल के पास घर था उनका, बलरामपुर में। तो हर बार मुझे नेपाल घुमाने ले जाते थे। कभी कोई चीज़ इम्पोर्टेड दिला दी, कभी ये दिलवा दी। दहेज मांगना खराब है, देना थोड़ी खराब है। मांगना गलत है, अगला अपनी हिम्मत से दे देता है।
नहीं पड़ा। 5100 रुपये दिए थे उन्होंने। मन तो आया गिन भी लूँ कहीं कम नहीं हो। हाँ। पहले यही होता था कवि सम्मेलन में, 600-700 रुपये मिलते थे। बम्बई में 500 मिलते थे, जिसमें भाड़ा भी था। तो छत्तीसगढ़ में होते थे कवि सम्मेलन, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार आदमी आते थे, रात भर बैठते थे। और ये कहते थे ये हलवाई जब सुबह पहली जलेबी उतारेगा उसे खाकर कवि सम्मेलन समाप्त करेंगे। उसको कह देते थे कल आधा घंटा लेट आइयो। पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर, और 600 रुपये पेमेंट करते क्या थे। जब ट्रेन चल रही होती थी तब देते थे, 1-1 रुपये के नोट देते थे। अब वो गिन तो सकते नहीं आप, बाद में गिनते थे तो 10-20 तो उसमें गले फड़े मिल जाते थे। हाँ। 10-5 कम भी मिल जाते थे। और ये भी 3rd क्लास के टॉयलेट के बाहर बैठकर भी यात्राएं की हैं। टिकट कंफर्म नहीं होती थी। बहुत अजीबोगरीब स्थितियां भी हो जाती हैं कवि सम्मेलनों में, सुना है। कभी भीड़ उपद्रवी, कभी लोग नहीं, कभी पेमेंट नहीं। ऐसा कई बार होता है, पर इतना नहीं होता। अगर मेरे साथ ज़िंदगी में 4-5 ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें पेमेंट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं सबको बेईमान समझ लूँ या सबसे पूरा पैसा मंगवा लूँ। आज बड़े बड़े फिल्म स्टार जब तक पूरा नहीं आता तब तक नहीं निकलते, शहर पर पहुंच जाते। पर ये नियम मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं रखा। और ये है कि अगर मैंने वैसे भी हाँ भर दी कि आऊँगा मुँह जवानी, तो भी सब जानते हैं कि सुरेंद्र शर्मा ने अगर हाँ भर दी तो हर हालत में आएगा। बाकी कई लोग कर जाते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं। थोड़ा किसी ने और ज़्यादा दे दिया तो मना कर दिया, नहीं गए। मेरे साथ ये रिकॉर्ड, मुझे लंदन का निमंत्रण मिला कि कुछ कवियों को बुलाया, तो आपका उसमें नाम सिलेक्ट किया है। और बच्चन जी आ रहे हैं और अमिताभ बच्चन भी जा रहे थे अब बच्चन जी की कविता पढ़ने के लिए। मैंने बम्बई में हाँ भर रखी थी। मेरी 200 नाइट हुई हैं बम्बई में टिकट से। तो मैंने कहा मैंने बम्बई हाँ भर दी, मैं नहीं आऊँगा। और कोई दूसरा होता तो मना कर देता। और बाद में हुआ ये कि 3 दिन पहले बम्बई वाले ने कह दिया यार कैंसिल हो गए। पर मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं आज भी इस बात पर अपने आप को मानता हूँ कि जो कमिटमेंट कर लिया वो कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए उसके बारे में। कभी फिल्म लाइन से आपको ऑफर आया लिखने का, मैंने एक्ट करने का? फिल्में की हैं मैंने। मुझे मनोज साहब ने कहा था एक फिल्म में, कुमार जी ने। हाँ, राज कपूर साहब ने बुलाया मुझे कि हमारे लिए कुछ कर दो। केसी बोकाड़िया ने कहा कि 1-2 फिल्में कर लो। मैंने मनोज कुमार की एक कर दी, जब आपके अंदर। अब वो फिल्म मैक्सिमम टाइम लगा उसमें, हेमा मालिनी थी, मल्टी स्टार फिल्म थी। तो उत्साह था आपके अंदर, हेमा मालिनी से मिलने जा रहा हूँ? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं थी। अब उसमें कह रहे हैं कि ये खंबा है, ये समझ लो आप हेमा मालिनी है ये, और इसे देख करके आप ये डायलॉग बोल दो। मैंने हेमा है ही नहीं यार, खंबा है ये तो। बोले नहीं, हेमा जी थी पहले, उनका रिकॉर्ड पहले करवा लिया, आपका बाद में कर लें। ओहो। तो 2 दिन की फिल्म में खूब बोर होने के बाद फिर मनोज साहब को मैंने कहा, मैंने भाई साहब, फिर एक माया गोविंद ने फिल्म बनाई थी जी, उसमें किया। 2 फिल्में प्रभा ठाकुर ने बुलाई, उसमें किया। और 4 फिल्मों में मैंने एक भी नहीं देखी, कहीं मुझे खुद से ही घृणा नहीं होने लग जाए। अरे फिल्में देखते हैं वैसे आप, या जंक फूड की तरह फिल्मों से भी परहेज है? पहले फिल्में बनती थी, अब फिल्में कहाँ बनती हैं जो हकीकत से परे होती हैं। फिल्में पहले खूब बनी, अच्छी बनी हैं। तारे ज़मीं पर, एडवाणी जी को बड़ा शौक़ है, तो
काफ़ी वो प्रोग्राम रख लेते थे। फिल्म है ना उनका थिएटर सरकार का जो बना हुआ एक रेडियो स्टेशन के पीछे फर्स्ट डिवीज़न का, तो अच्छी फिल्में उन्होंने 2-3 दिखाई थी, जिसमें लगान फिल्म एक थी, एक तारे जमी पर अच्छी फिल्म थी। फिर एक ऐसी दिखा दी। फिर मैं उनकी बेटी को कही है, प्रतिभा को मैंने कहा देख आगे से मुझे मत बुलाइयो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब एक फिल्म मैंने देखी, दोस्त ले गए कॉलेज में, मैंने 62 फिल्में देखी एक साल में। जब फेल हुआ उसमें पीछे फिल्मों का भी बड़ा हाथ है। मतलब हर हफ्ते कम से कम एक, कुछ हफ्ते दो भी 62 वाह साहब। नहीं, कोई भी फिल्म देखनी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखनी और बस में बता देनी, अगर ये पता लग जाए ना असली कातिल ये है, तो पूरी फिल्म का मज़ा ख़राब हो जाए। तो पूरी बस को इस लायक नहीं छोड़ते थे कि वो फिल्म देख ले। कौन सी फिल्म थी उस साल की सबसे यादगार? एक थी जिसमें अशोक कुमार का डबल रोल था, और उसमें अशोक कुमार का जो डबल रोल है वो कातिल निकलता। वाह, सबको फिर से बता दी। सबको फिर से बता दी मैंने, यार डरियो मत यार, अशोक कुमार का डबल रोल है, वही कातिल निकलेगा इसमें। तो सारे बस वालों को, यार तुमने हमारा मज़ा और ख़राब कर दिया, उनको जानने लायक नहीं छोड़ा। हमें बस ये सुखी होती थी। एक दोस्त को ले गए किसी को ग्रुप में से, यार फिल्म देखते हैं, और पानी पीने का बहाना किया, वो सबसे ख़राब फिल्म देख करके बाहर आ गए अपने, उसको फंसा दिया। फिर बस में जो सबसे ख़राब होती थी उसकी चर्चा करते हैं, यार इसका लास्ट सीन अगर नहीं देखो ना तो सारी फिल्म बर्बाद है। सबको ज़बरदस्ती दिखवाते थे और अगले दिन गाली पड़ती थी, उसको एंजॉय करते थे। कमाल है। ये 4 लाइनर लिखने कब से शुरू हुआ? एक तो 1980 में शायद आपकी कैसेट आई थी, कैसेट आई थी टी सीरीज में। ये गुलशन कुमार मेरे घर आते थे, खारी बावली में रहता था। वो खारी बावली में रहते थे? मैं। अच्छा। इनका तो जूस की दुकान भी थी एक दरियागंज में, इसके फादर की। तो मैंने कहा इससे आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी। मैंने यार पब्लिसिटी मेरी हो जाएगी तो मुझे तेरे घर आना चाहिए, तू मेरे घर क्यों आ रहा है? टीपी झुंझुनवाला उस समय इनकम टैक्स में कमिश्नर थे जी, जो शीला झुंझुनवाला के पति हैं थे। उनकी डेथ हो गई। शीला झुंझुनवाला जो दैनिक हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बनी की एडिटर रही जी, और अभी भी 96 साल की उम्र में उन्होंने अपनी एक किताब निकाली। तो उन्होंने हाँ भर दी, बोले मैंने सुरेंद्र 40,000 रुपये में तेरी बात कर ली। उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट लग रहा था। और गुलशन कुमार ने जो कमाया, एक तो मेरी कैसेट से करोड़ों कमाए, एक वंदना वाजपेयी थी, उसे लता जी के गाने गवा करके उन्होंने मैक्सिमम कमाया। और मुझे रॉयल्टी अभी तक वो 40,000 ही मिली, उन्होंने करोड़ों कमा लिए उससे। पर साइन मेरे से ऐसे करवा लिए कि मैं कुछ बोल नहीं पाया। पर उसके एसेट में मैं जब पहली बार अमेरिका गया, 12 जगह मेरे कार्यक्रम थे, सब जगह उस कैसेट की वजह से मेरी सब हाउसफुल गए। तो मुझे टर्निंग पॉइंट मेरा वो था। एक टर्निंग पॉइंट मेरा वो था जब नए साल के प्रोग्राम में साठे साहब थे उसमें, तो वसंत साठे जी थे, और वो गोल्डन पीरियड था दूरदर्शन का, जब कलर भी हुआ था। 80s की बात है, 80 के दशक की। हाँ, तो मेरी कालू वाली एक कविता आई थी। क्या कविता है सर? एक आदमी के डबल रोल की कविता थी। उस समय तो टीवी एक ही था, एक के घर टीवी था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता था वहाँ देखने के लिए। गीत आता था उस दिन, सारे इकट्ठे हो जाते थे जी। हाँ। आज सारे मिलकर वैसा चैनल नहीं बना। रामायण
कर्फ्यू लगता था, महाभारत, मालगुड़ी डेज, भारत की खोज, एक से एक बढ़िया सीरियल आते थे। पर अब तो कुछ होता ही नहीं। हर सीरियल में एक कोई ना कोई बुजुर्ग बूढ़े को षड्यंत्रकारी दिखा देंगे, बुआ को दिखा देंगे, रिश्तों को ख़त्म कर दिया। हाथ से ख़त्म हो गया, उपहास बढ़ता चला गया। और बुड्ढों को षड्यंत्रकारी दिखाने लगे हैं। रिश्तों को खिलौना बना दिया। हम लोग भी आती थी ना उसमें एक रिश्तेदार, उससे देश में परिवार में टूटन शुरू हुई। दूसरा ये जो मोबाइल आया है इसने बहुत नुकसान किया मुल्क को। अभी भी एक दोस्त ने, एक कौन से कंट्री ने कहा है कि बच्चों के, ऑस्ट्रेलिया ने, ये 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जी। ये तो इस देश में सबसे पहले होना चाहिए। बिल्कुल। सेक्स की शिक्षा नहीं दे रही, दिखाई कर रहे हैं, सेक्स सीख रहे हैं। और प्रोन कुछ क्या नहीं आ रहा है इस मुल्क में। कमाई नहीं हो तो नंगे रहो, नंगेपन की क्यों कमाई करो। ये जब सैटेलाइट टीवी आया तब बहुत सारे कॉमेडी के प्रोग्राम आने लगे। उन प्रोग्राम्स के लिए आपको इनवाइट आया? देखिए, कोई भी प्रोग्राम जाता है, इनवाइट मुझे हर एक के लिए आता था जी। कोई ऐसी बात नहीं, एक आध कर लिया तो अलग बात है, वरना मेरा उसमें दिलचस्पी नहीं। मैं कभी समझ में भी कह देता हूँ कैमरे उतार दो, मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करानी, कि जब मैं खुद मौजूद हूँ। आप वैष्णो देवी के मंदिर में जाओगे, उसकी फ़ोटो खींचोगे या उसके दर्शन करोगे? तो मैं अपनी कैसेट की रील भेज देता हूँ, वो चला दो पर्दे के ऊपर। 100% आपकी आँख से आँख मिलती है आर्टिस्ट की, तब जा कर के वो उसके वाइब्रेशन से सीखता है। अगर मैं मन से बोलता हूँ तो मन तक जाता है, मुंह से तो बोलता नहीं ना। अब क्या हो गया, पहले कलाकारों को कम पैसा मिलता था जी, तो वो मन से गाते थे। फिर ज़्यादा पैसा मिलने लगा तो मुंह से गाने लगे। उससे ज़्यादा मिलने लगा तो अब लिप मूवमेंट करते। मैं आज तक समझ नहीं पाया यार, डांस करते हुए इतनी अच्छी आवाज़ कैसे निकलती। इसका मतलब लिप मूवमेंट कर रहे हैं बैठे बैठे, पूरी तरह से डांस कर रहे हैं और आवाज़ में फ़र्क नहीं आ रहा। तो और डांस का तो आपको बड़ा अभ्यास है। आपके ताऊजी और पिताजी बातें भी कर रहे थे। हाँ, ये लड़का नाचता रहता है। हाँ, तो फिर उसके बाद से जिस शादी में मैं जाता था, एक हाथ मेरा ताऊजी पकड़ लेते थे और एक पिताजी, कि कहीं कूदने नहीं लग जाए, इसका ब्याह हो जाए, उसके बाद ये कुछ भी करता नहीं। आपने अपनी शादी में डांस किया था? अजी कहाँ कर सकते थे, नहीं ना। तो बस तोता देख के आए और शादी तय हो गई। तय हो गई। और कोई सवाल नहीं पूछा गया? सवाल मैंने तो पूछा ही नहीं, बाप ने मना कर दिया था। उन्होंने, आपकी होने वाली पत्नी ने आपसे कोई सवाल पूछा? अजी वो तो यही देख रही थी, इनमें से कोई सा भी हो ठीक है सर। तीनों ठीक है? तीनों ही ठीक है। पर ये भी उन दिनों इतना कॉमन हो गया था कि लड़के लड़की एक बार एक दूसरे को देख लें। हाँ, इतना हो गया था। शहरों में हुआ। वरना 90% तो इसमें होते थे तय रिश्ते, बिरला मंदिर में। अच्छा, मुख्य साधन वो था। ये जो मंदिर मार्ग पे बिरला मंदिर है। हाँ, उसमें दोनों आ जाओ, वहीं देख लो। फिर उसके बाद शुरू हुआ रामलीलाओं में। लड़का लड़की देखने का सिलसिला। हाँ, वहाँ पता भी नहीं लगेगा, आपस में मिल लेंगे। उधर सुफान खां की नाक काटी जा रही है, इधर रिश्ता तय किया। वाह साहब। तो ये जब आपकी कैसेट रिलीज हुई 4 लाइना वाली, कभी ऐसा हुआ आप कहीं जा रहे हैं और आप अपनी आवाज़ सुन रहे हैं? ऐसा पूरे उस समय कैसेट कहीं भी चले, एक एक दुकानदार कहता था मैंने आपकी कैसेट से 20,000 कमाया, 25,000 कमाए। तब वही चलती थी। पहली 4 लाइना क्या लिखी थी, ध्यान है आपको? इतना कोई ध्यान नहीं रखता। सबसे ज़्यादा फरमाइश किसकी होती थी कवि सम्मेलनों में तब?
मुझे ये भी ध्यान नहीं था। अब मैं हाथ से कम पढ़ता हूँ, एजुकेशनल ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो अब एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें हाथ से हो लेकिन कहीं एजुकेटेड हो तो ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों ने आपकी आलोचना करते हुए ये कहा कि पत्नी का मजाक उड़ाते हैं हर कविता में। वो उन्हें हास और उपहास का मतलब नहीं समझ में आता। मैं जो भी 4 लाइन पढ़ता हूँ पत्नी के ऊपर, उसमें अपना ही मजाक उड़ता है। जैसे मैंने कहा, देख शेर की खाल लायो हूँ, पर आज तो गजब ही हो जातो। एक मौको ऐसो आयो तो कि शेर मैं नहीं खा जातो। घरवाली बोली ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती, थारी तो खाल भी कोई काम में नहीं आती। तो मैं अपना मजाक उड़ाता हूँ, हाँ पत्नी का नहीं उड़ाता। हाँ। तो उसमें फर्क पड़ जाता है और कोई नहीं। इस चीज़ को लेके कभी सामने से जिद चाहिए कि आप स्थानीयता ला रहे हैं भाषा की बोलने में, एक आंचलिकता है, क्योंकि ठेठ हिंदी चल रही थी तब ठेठ वो अलग लाना ही मेरी पॉपुलैरिटी की वजह थी, क्योंकि मेरी कोई नकल तो कर नहीं सकता था। विमलेश जी थे जी, जिनको सुन कर के मैंने लिखना सीखा था, क्योंकि वो भी राजस्थानी में पढ़ते थे और हास रस के बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने राजस्थानी में रामायण भी लिखी है। अच्छा। पर समय की ऐसी रही कि उन्होंने काफ़ी पी कर के मंच पर जाना शुरू कर दिया, पढ़ने में दिक्कत पैदा हो गई। लेकिन आज भी मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ कि वो। शर्मा जी, इस चीज़ को लेके बहुत कहानियाँ चलती हैं कि रात भर कवि सम्मेलन चलते हैं। कई लोगों ने कहा पीछे पैग भी चलते हैं, कई लोगों ने कहा फलाने कवि तो पीकर ही जाते हैं तभी इतनी खुमारी आती है। पहले 90% कवि सम्मेलन कविता युक्त और शराब युक्त होते थे। अब 90% शराब मुक्त भी हो गए, कविता मुक्त भी हो गए। एक से एक सारी रात कवि समझ। अब तो मैंने तो काम कर दिया कि मैंने कहा 1 दौर से ज़्यादा का नहीं करेंगे, 3 घंटे से ज़्यादा का नहीं करूँगा। नीचे गद्दे पर नहीं बैठेंगे, कुर्सी लगेगी। और अब 90% जो हैं हवाई जहाज़ से कवि यात्रा करते हैं। कविता ख़त्म हो गई, लेकिन दूसरी चीज़ें बढ़ती चली। लेकिन बाजार तो बहुत बड़ा हो गया है। बाजार बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं, बाजार ऊपर नहीं आए। पर बाजार तो आज एक ज़रूरत हो गई है जी। तो ये जो हमारे समय के जो आपने कहा सबसे महंगे कवि हैं, जैसे कुमार विश्वास हैं, इनके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, उसका प्रस्तुतिकरण उससे बेहतर किसी के पास नहीं है। क्योंकि उन्होंने राम के ऊपर भी काफ़ी सुनाते हैं जी। उसको चीज़ें बहुत याद रहती हैं। मैं तो हिंदी पढ़ी नहीं, 10th के बाद अंग्रेजी आ गई थी, कॉमर्स विषय था। फिर कॉलेज के अंदर BCom पढ़ा तो अंग्रेजी थी। फिर 1 साल लॉ किया, उसमें भी अंग्रेजी थी। फिर 2 साल MCom किया, उसमें भी अंग्रेजी थी। पर ये कि मैंने किताब में कहीं भी अंग्रेजी का तभी इस्तेमाल किया है जबकि पेपर देना हो। वैसे मैं सदा हिंदी के जी उसमें रहा हूँ, मैंने कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया। और हिंदी मेरे कई बार फायदे में रही। पेरिस गया मैं, वो अपनी भाषा के प्रति इतने वो रहते हैं कि दूसरी भाषा बोलते ही नहीं है। फ्रेंची बोलते हैं। फ्रेंची बोलते हैं। अब कैसे बात करूं? तो मैंने उनसे हिंदी में बातचीत शुरू की। मैं भाई साहब ये बता दीजिए। अब उनका माथा बनना गया, वो फ्रेंच बोले, मैं हिंदी बोलूं। वाह। फिर उन्होंने कहा व्हाट डू यू वांट टू से। फिर मैंने कहा भाई ये
तब जानते सब हैं, पर अपने भाषा के सम्मान के लिए वो नहीं बोलते। कितने देश घूम लिए आपने? ध्यान नहीं, 100 के ऊपर हो गए होंगे? 100 तो नहीं। जहाँ भारतीय रहते हैं वहीं जाऊँगा। कभी सम्मेलनों से इतर घूमने का मन किया कि घूम के आए, या ऐसे ही इतना घूमना हो जाता है? कभी नहीं। क्योंकि आप जाके भी तो खेलते तो पपलू ही हो। है? कभी नहीं। अब तो नहीं खेलता, अब तो क्योंकि आदित्य जी की डेथ के बाद फिर नहीं खेल। अच्छा, अब मैं अपने साथियों के लिए फ्लोर खोल रहा हूँ, लेकिन कई आलोचकों ने ये कहा कि चूंकि आपको मनमोहन सिंह के ज़माने में पद्मश्री मिला, इसलिए आप नरेंद्र मोदी की खूब आलोचना करते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष, लेकिन कांग्रेस की नहीं करते हैं। जी, इंदिरा गांधी की भी काफ़ी की। लोग आलोचना को विरोध मान लेते हैं। आलोचना विरोध में फ़र्क है। आलोचक आपका दोस्त होता है। समर्थन और चापलूसी में फ़र्क है। मैं समर्थन कर सकता हूँ, चापलूसी नहीं कर सकता। तो लोग अर्थ ही गलत लेते हैं। मैं आलोचना करूँगा, सही बात है, सही बात की आलोचना करनी चाहिए। उसमें चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इंदिरा जी की। जब इंदिरा जी थी तब इमरजेंसी में लिखा था, इंदिरा जी के आज दिन में 3 छींक आई। पेपर में पहले ही पेज पर उन छींक की फ़ोटो खबरों के साथ में आई। या छींक क्यों आई यहाँ पर जांच आयोग बैठे को, पाकिस्तान से आई है तो उनको भट्टो बैठे को। ऐ छींक को बहुत बड़ो असर पड़ गयो, वाजपेयी के बुखार ठीक हो गयो विरोधी पार्टियों का। और मैं ये सोचती है देश में क्या हुआ है, एक मरा हुआ आदमी ने कोई नहीं रोवे है, एक छींक देश की अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो जाए। इस तरह तब लिखी थी। कांग्रेस की हार का कारण मैंने इंदिरा जी को सुनाई है। जब सुनाई तो उन्होंने कहा हमारे ऊपर क्या लिखा। जब पहाड़िया जी के साथ गए थे? हाँ, मैं ये 4 लाइन लिखी थी। बोले क्या? मैंने कांग्रेस की हार का मैंने कारण बताया था कि यूथ कांग्रेस द्वारा बुरो कांड हो रही हो तो, सीख देने वालों भांड हो रही हो तो। कांग्रेस की हार को एक ही कारण है कि बछड़ो सांड हो रही हो तो। संजय गांधी जी। तो क्या रिएक्शन थी इंदिरा जी की? हाँ, हंसी वो, कोई ऐसी बात नहीं। वो अद्भुत महिला थी। राजीव गांधी उससे बहुत ज़्यादा बेटी थी। उनसे भी आप रेगुलर मिलते थे? उनसे बहुत ज़्यादा मेरी हंसी मजाक चलती थी। मैंने एक उनको सुनाया था गुलाम नबी आज़ाद के यहाँ। उन्होंने मुझे कहा था राजनीति में आ जा। तो लॉन में पार्टी चल रही थी तो भाई आज कविता होगी, तो एक सोफ़ा लग गया, एक कुर्सी लग गई। सोफे पर मैं और राजीव गांधी बैठ के, बाकी मंत्री लोग एमपी जो थे वो नीचे लॉन में बैठ गए। ज़मीन पे? हाँ, लॉन बिछा हुआ था ना, घास थी, अच्छा कोई ऐसा नहीं थी, घटिया थी। मंत्री की घास तो ठीक ही होगी ना, आम आदमी की थोड़ी। तो नीचे सब बैठ गए थे। तो बलराम जाखड़ साहब खड़े थे, मेरे अच्छे भले आदमी मित्र थे। मैंने कहा भाई साहब आप लोकसभा अध्यक्ष थे, कुर्सी पर वो आ गए। मैंने राजीव जी, मैंने भाई साहब एक दिन आपने कहा था राजनीति में आ जाओ। बोले हाँ कहा था। मैंने आ जाता ना तो नीचे बैठता, अब आपके साथ बैठा हूँ। क्या बात है। ये सुन के सामने जो मंत्री बैठे थे उनके चेहरे पे नहीं ऐसे कोई, तब हास्य को लोग एंजॉय करते थे। अब हास्य बर्दाश्त नहीं हो रहा। हास्य वही बर्दाश्त होता है जो उनकी चापलूसी के लिए। मैं पुजारी थोड़ी हूँ। और व्यंग का मतलब ये नहीं कि चुभा जाए, व्यंग का मतलब है आपको सजग किया जाए। अगर मैं सजग करने की कोई बात करता हूँ तो वो क्या बात हुई। कभी कोई ऐसा प्रसंग रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी वो भी कविता करते थे, मंच पर भी खूब पढ़ी, हाँ। और आप लोग एक ही मंच पे रहे हैं, ऐसा कभी? हाँ पढ़ा, मैंने उनको बुलाया था एक कवि सम्मेलन में, तालकटोरा में थे, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अटल जी तब प्रधानमंत्री थे। कविता नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ भाषण दूंगा। मैं जी कविता के लिए बुला ही कौन रहा है, मैं तो नहीं बुला रहा। आपको मैं वादा देता हूँ कि आपको कविता नहीं पढ़ने को कहूँगा, आप हमें आशीर्वाद दे करके
आइए। आ गए, भाषण दिया, बैठ गए। अब पूरा पब्लिक तालकोटर स्टेडियम भरा हुआ, वो कविता कविता कविता। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, वाजपेयी जी ने। तो मैं माइक पर गया, मैंने पब्लिक से कहा, मैंने देखो, मेरे वचन का आप इज्जत रखो। मैं ये वचन देकर आया हूँ कि आपसे कविता नहीं पढ़वाऊँगा। तो आपको अब मेरी बात मान लीजिए। और वैसे भी मैं आपको बता दूँ, कभी चाहे प्रधानमंत्री भी हो जाए, बिगर पेमेंट के कविता नहीं पढ़ सकता। तब वो माइक पर अपने आप आया और फिर उन्होंने आधे घंटे पढ़े। अच्छा, क्या बात है, बहुत सुंदर। तब ऐसा नहीं था। गिरजा व्यास के यहाँ कवि गोष्ठी थी, कांग्रेस की थी, वाजपेयी जी वहाँ थे, धर्मवीर भारती थे, कन्हैयालाल नंदन थे, रामानाथ अवस्थी थे, और एक इनकम टैक्स बोर्ड के चेयरमैन थे, वो भी कविताएं लिखते थे। उन्होंने पता लगा तो उन्होंने मुझे कहा, यार मुझे भी थोड़ी देर पढ़वा दियो वहाँ पर। उनको बुलवाया मैंने। टीपी झुंझुनवाले थे, 15-20 लोग थे, गिरजा कुमार माथुर थे। लेकिन उस दिन वाजपेयी जी ने मेरे ख्याल से 1 घंटे पढ़ा होगा। कोई अच्छा। रिकॉर्डिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। अब याद आती है, वो रिकॉर्ड होती तो एक अद्भुत होती, इतने बड़े साहित्यकारों के बीच में। कई बहुत दुखद घटनाएं भी होती हैं। जैसे मेरी 4 लाइनों का बॉम्बे में टिकट बिकता था, शो 4 लाइन, सुरेंद्र शर्मा। तो शरद जोशी को कैसे रखूं, तो मैं अध्यक्षता शरद जोशी लिखवा देता था। और हुआ ये कि जिस दिन शाम को बिरला मातुश्री में प्रोग्राम था, सुबह 10 बजे मैं बॉम्बे पहुंचता हूं, पता लगा सर जी की मृत्यु हो गई। ओह, वहाँ शमशान घाट में गया और बाकी कवियों को भी मैंने कह दिया, देर हो जाए तो शुरू कर देना एक एक करके। पर मैं टाइम से पहुंच गया था, उनकी चिता को अग्नि दी, ये सब किया। 3 लोगों से टिकट बिक चुका था। फिर मैंने यही कहा कि जिसके कंधे पर ये मेरा 4 लाइन का कार्यक्रम चलता था, आज मैं उसको कंधा देकर आपके बीच में आया हूँ। हास्य रस की एक ही दिक्कत है, उन्हें अपना मृत्यु दिवस भी हंसकर ही मनाना होता है। मुझे ध्यान आ रहा है, आपने ये बताया कि पंजाबी सिनेमा के एक एक्टर हैं सुरेंद्र शर्मा जी, उनका निधन हो गया था, तब भी आपकी मृत्यु से जुड़ी अफवाह उड़ गई थी। नहीं तो मीडिया की गलती है, मैं तो वहाँ बैठा हुआ था। अगर मैं वहाँ बैठा हुआ नहीं होता, और मेरी माँ आज 98 साल की है, वो तो मर लेती। किसी ने आपसे तस्दीक नहीं की, ऐसी खबर चला दी। अब ये तो आज की तारीख में वही तो है ना कि आप पॉपुलैरिटी करने के लिए कुछ भी करो। क्यों, आप बड़े घर के हो, आपको कौन क्या कहेगा। मेरा नवभारत टाइम्स में कॉलम चलता था, अटपटे सवाल चटपटे जवाब, और काफ़ी बिकता था। टाइम्स, सांडे टाइम्स था उनका पेपर। उसमें फर्स्ट पेज पर सुरेंद्र शर्मा बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार, हेडलाइंस। कोई होगा कोई पहाड़गंज में मेरे नाम वाला, तो मैंने उसके मालिक को फ़ोन किया, मैंने इस तरह कमाओगे क्या? अगर कोई इंदिरा नाम की कोई लड़की है वो, और उसके साथ ये हो, तो कोई पत्रकारिता का कोई है कि नहीं आपका कोई? क्या बोले वो? उन्होंने कहा मैं देखता हूँ, मालूम करता हूँ, ये करता हूँ। GTV में एक आदमी अपने आप को जला रहा है और वो कैमरामैन फोटो खींच रहा है, देखिए देखिए ये अपने आप के आग लगा रहा है।
अरे तेरे क्या मतलब है, कैमरा छोड़कर तू नहीं बुझा सकता था क्या उसको? इस देश में नकारात्मक को दिखाने के लिए बने हैं क्या आप लोग? इस देश की पत्रकारिता कम हो गई, पेटकारिता ज़्यादा है। क्योंकि आपको अपना पेट पालना है। आप वो सोचते हो जो आपका मालिक सोचता है, और मालिक वो सोचता है जहाँ वो बिका हुआ होता है। हमारा भी तो कोई दायित्व बनता है कि नहीं बनता? जी। भाई इस देश में जो भी कुछ घट रहा है, पत्रकारिता का क्या फर्क पड़ता है कि जो अच्छा हो रहा है उसको भी तो दिखाओ। एक आदमी 50 या 1000 रुपए की रिश्वत ले रहा है, पर एक ऐसा भी तो आदमी होगा जिसने जिंदगी भर रिश्वत नहीं ली। ग्लैमराइज आप उसको कर रहे हैं जो नेगेटिव है, ग्लैमराइज उसको करो जो पॉजिटिव है। और पहले पन्ने पर होता क्या है, सुबह अखबार मेरे घर पर कितनी लाशें पटक जाता है, पहला पन्ना खोलते। होना ये चाहिए कि जो भी नकारात्मक चीज़ें घट रही हैं उसको आपका पन्ना निर्धारित कर दो, और जो अच्छा घट रहा है उसको पहले या दूसरे पन्ने पर आओ, ताकि लोगों को लगे इस मुल्क में कुछ अच्छा भी हो रहा है। पत्रकार पढ़ते नहीं हैं। एक दैनिक अखबार में पत्र छप न्यूज़ थी, सीता हरण का मनोहारी मंचन। बताइए, इस रामलीला में सीता हरण का दृश्य दर्शकों को बड़ा रोचक लगा, और बहुत बड़ा अखबार। हम नकारात्मक हैं, हमारे देवी देवता भी नकारात्मक थे और हम भी नकारात्मक हैं। कभी ऐसा हुआ कि इस तरह की टिप्पणियां करने के चलते जिसमें आप रामायण से जुड़े प्रसंगों का या सबका जिक्र करते हैं, जैसे आपकी एक 4 लाइन है जिसमें दशरथ का जिक्र आता है, हाँ। तो किसी ने आपको लक्ष्य किया हो, निशाना साधा हो आप पर? बेसिकली मैंने सूफण खां के ऊपर कविता लिखी, उसमें राम है। एक में मैं सीता बना, उसमें वो है। और सुनने वालों पहली शुरुआती मुरारी बापू से की मैंने। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप हास्य और उपहास का अंतर भूल जाते हो। जी। मैं अगर भगवान का नाम लूँगा, मैं मंच पर कहता हूँ मैं भगवान से बड़ा हूँ, इसलिए बड़ा हूँ कि मेरे अंदर रहता है। जो मेरे अंदर रहेगा मुझसे बड़ा कैसे हो जाएगा? वो चाहे मुझसे बड़ा होना तो अपने अंदर मुझे रख ले। तो धार्मिकता तो ये भी है ना। क्या बात है। हैं? बिल्कुल। भाई एक आदमी ने जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया, पूरा शहर उसे नास्तिक कहता था। एक दिन पत्नी ने उठाया, बड़े नास्तिक बनते हो, कभी भगवान का नाम नहीं लेते। रात को गजब हो गया, रात को तुम्हारे सपने में राम निकल गया मुँह से, अब क्या करोगे? तुम तो बड़े नास्तिक बनते हो। उस आदमी ने एक वाक्य कहा, प्राण छोड़ दिए। बोले जिस व्यक्ति को मैंने दिल में बसा कर रखा हुआ था, जब वही मेरे मुंह से बाहर निकल गया तो अब मेरे जिंदा रहने से क्या फ़ायदा? धार्मिकता तो ये भी है ना, ये बड़ी धार्मिकता। नास्तिक लोग ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक हैं। बनस्पत मानने वाले, लहू जितना भी बहाया धर्म को मानने वालों ने बहाया, नास्तिक आदमी ने एक बूंद लहू की नहीं बहाई। क्योंकि ईश्वर ने हमें धर्म से तो पैदा किया ही नहीं, मनुष्य बनाया था। मैं पूछ लिया ईश्वर से, भाई तुम वहाँ भी लड़ते रहते हो क्या? राम कृष्ण ये बोले नहीं, लड़ते कहाँ, हम तो मिलजुल कर रहते हैं। मिलजुल कर क्या रहते हैं? हम तो एक ही बन कर रहते हैं। एक ही बन कर क्या रहते हैं? वास्तव में हम एक ही हैं। मैं भाई एक बात बताओ, जब तुम एक हो तो हमें क्यों लड़वा रहे हो, ये बताओ। ये भी तो हमें समझा दो, मैं एक हूँ यार। देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, शूद्र हूँ, वैश्य हूँ, हरिजन, ये विचारधारा है। मैं भारतीय हूँ, ये एक विचार है।
मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, ये एक विचारधारा है। मैं मनुष्य हूँ, ये एक विचार है। अल्टीमेट में तो हम मनुष्य ही हैं। ट्रू। जी आ जाइए भाई सब लोग। सर आपसे कुछ पुराना हिसाब है। मुझे लेना है आपसे? जी नहीं, मुझे पूछना है आपसे। अच्छा, मैंने हिसाब किताब, मैंने पैसे वैसे सर वो हम लोग 90s वाले किड्स हैं, तो घर में मनोरंजन क्रांति आई थी हमारे, टीवी लगा कलर, और फिर केबल संपन्न घर हुआ, कार्टून आते थे दिन में, सैटरडे संडे को छुट्टी होती थी। अब उसी समय आप भी आते थे टीवी पे। मैं कार्टून बनकर आता नहीं था? नहीं 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 नहीं, तो हम लोगों का एक जो ग्रुप हुआ करता था, जो केबल संपन्न परिवार हमारा ही था उस मोहल्ले में, तो काफ़ी हमारे एज ग्रुप के लोग आके बैठते थे, दोस्त मेरे। अब पापा आपको हटाए ना, अब मैं मम्मी से लड़ूं, क्या करूं? तो मम्मी एक ही चीज़ कहती थी कि बेटा तुम अपना कार्टून बाद में देख लेना, पापा को भी अपना देख लेने दो। तो मैं, और अक्सर आप, अभी आपको सुना सर, आप हमेशा हैरान करते हैं। जैसे अभी आप 2 साल पहले एक वीडियो में कह रहे थे, हेलो मैं जिंदा हूँ, सुरेंद्र शर्मा धरती से बोल रहा हूँ, वो क्या कहानी थी? वो बताया ना, एक चैनल ने मेरी मृत्यु की खबर छाप दी थी। एक सुरेंद्र शर्मा नाम का कोई नाटककार था, पंजाब का कलाकार था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो बिगर किसी जानकारी के उन्होंने वो निकाल दिया था, तब मैंने लिखा था उसको। एक बार और चौंकाया आपने। अभी एक देश में एक विवाह उत्सव चला था मुकेश अंबानी जी के परिवार में, बहुत लंबा चला, फिर आपने उसमें भी एक कमी निकाली। हाँ। आपने 5100 रुपये वहाँ पे टीका देने के लिए व्यवहार वो भी रखे थे, वो दिया कि नहीं, क्या हुआ उसका? नहीं, उसने मुझे बुलाया ही नहीं। मैंने कहा बुला लेता तो 5100 रुपये का तो नुकसान नहीं होता तुझे। और कमी क्या थी आपको, ये भी बता दें, कमी क्या लगी आपको? कमी ये लगी कि जिस वैभव को आप दिखा रहे हो, वो वैभव समाज को क्या दे रहा है। आज भी देश में कानून बनना चाहिए जो संजय गांधी ने बनाया था कि किसी भी बारात में 125 से ज़्यादा आदमी नहीं होंगे, 21 आइटम से ज़्यादा खाने की नहीं होगी, और 2 किलोवाट बिजली से ज़्यादा नहीं होगी, ताकि एक रईस की एक आम आदमी की शादी एक जैसी हो जाए। समाज में ये कानून बनना चाहिए। किसी को रोटी देखने को नसीब नहीं, और आपके पास फेंकने के लिए रोटी। सर आजकल जो कॉमेडी है उसका भी एक नया तरीका आ गया है। स्टैंड अप कॉमेडियंस जो है अपनी कॉमेडी में गालियों का बहुत प्रयोग कर रहे हैं। तो आपने क्या इस तरह की कॉमेडी सुनी है, और अगर आप जानते हैं कि इस तरह के गालियों का प्रयोग हो रहा है तो आपका उस पर क्या विचार है? ये देखिए, इस देश में ये सब चीज़ें, नग्नता जो है किसी की भी हो, इस तरह से कभी भी अलाउ नहीं करनी चाहिए। इस देश में कानून बनना चाहिए कि उसको बच्चा भी तो देख रहा है ना, बच्चा सीख क्या रहा है। हमारा दूरदर्शन जितने भी चैनल हैं, उनका ये खबर ये नहीं होना चाहिए मकसद कि पब्लिक क्या देखना चाहती है। उनका मकसद ये है पब्लिक को क्या देखना चाहिए, ये दायित्व उनका बनता है। सर मैं सेहत से जुड़ा आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। सब चौंक गए थे जब आपने बताया कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पर उसके बाद जो बात आपने बताई, आई होप लोगों ने वो भी सुनी हो कि आप बाहर का जंक फूड नहीं खाते हैं, आप घर का खाना खाते हैं, तो आप कॉम्पनसेट कर लेते हैं, इसलिए आप इतने सेहतमंद हैं। सवाल सर मेरा कुछ और है। सवाल ये है, पूरी लाइफ आपने स्टेज पे परफॉर्म किया है, बहुत बार कैमरा फेस किया है, मुझे ये जानना है, ये जो ह्यूमर है, जब इंसान लिखता है या विटी बातें करता है स्टेज पे, बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपका दिन अच्छा नहीं गया या कुछ हुआ है लाइफ में जिसकी वजह से आप परेशान हैं, दिल आपका दुखा हुआ है। इन सिचुएशंस में आप ह्यूमर कैसे मैनेज करते थे, कैसे जाके स्टेज पे लोगों को हंसा पाते थे जब आप खुद अंदर से खुश ना थे? मैंने आपको बताया ना, जिस दिन शरद जोशी का निधन हुआ और वो मेरे कवि सम्मेलन के एक हिस्से थे, तो शो तो चलना ही चाहिए, शो मस्ट गॉन हो। हमें ये चाहिए कि अपने आंसुओं को किस तरह से, मेरा एक ही वाक्य है कि सुख हमारे सार्वजनिक होने चाहिए, दुख हमारे व्यक्तिगत होने चाहिए। हम लोग अपने दुख को सार्वजनिक करते हैं,
और सुख को व्यक्तिगत मान लेते हैं। सर कॉमेडी की विधा में एक तरकीब होती है जिसे हम बोलते हैं पंच डाउन करना। ये एक बहुत ही आसान सी तरकीब है, बहुत सस्ती सी कॉमेडी उत्पन्न करने के लिए बहुत से सफल कॉमेडियन इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पंच डाउन में बेसिकली हम लोग समाज के उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो तय मानकों पे ऑलरेडी काफ़ी पीछे हैं या उनके अंदर खुद काफ़ी सारी कुंठाएं हैं। वो शारीरिक भी हो सकती है, किसी क्षेत्र से आने की भी हो सकती है, लेकिन बहुत ही आसानी से मंचों पर पंच डाउन की तरकीब अपनाई जाती है और उससे काफ़ी आसानी से हंसी उत्पन्न भी होता है, हास्य उत्पन्न भी होता है। लेकिन विद्वान ये कहते हैं कि ये एक सही तरीका नहीं है, इससे बचना चाहिए। तो आपकी इस पे क्या राय है? मेरा मानना है कि वो हास्य नहीं है, हास्यास्पद है। वो हास्य का विद्रूप रूप है। एक अट्ठहास होता है जो दूसरों को पीड़ा दे करके आता है। जैसे रावण सीता का हरण करता है तो अट्ठहास करते हुए जाता है, जो कि चौपाई में भी लिखा हुआ है। तो दूसरे की पीड़ा देख करके हंसना वो कोई अच्छा हास्य नहीं है। उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए कि हास्य भी वो करो जिसके ऊपर पड़े वो भी हंसे। सर कपिल शर्मा से आपकी नाराज़गी की वजह क्या है? मेरी नाराज़गी की वजह ही कोई नहीं। आप उनकी कॉमेडी को लेके कहते रहते हैं कि मेरे उनको साथ उसने कई शो किए जब वो पॉपुलर नहीं था। कपिल शर्मा को हंसाने के लिए 4-5 लोगों की ज़रूरत है, मुझे नहीं है। और फिर उन्होंने बुलाया भी मुझे, मैं नहीं गया। मैंने कहा भाई जब आप इतना कमा रहे हो तो मुझे भी पारिश्रमिक चाहिए। मुझे बोले हमारी पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ जाएगी। मैंने कहा मुझे इतनी नहीं चाहिए। कपिल शर्मा ने अपने शो में आपको बुलाया था? हाँ, उनके लोगों का फ़ोन आया था जी, प्रोड्यूसर्स। अच्छा, पर मैं नहीं गया। सर नमस्ते। आप जगन्नाथ पहाड़िया का जिक्र कर रहे थे, जिनकी 6 महीने में गद्दी सिर्फ इसलिए चली गई थी क्योंकि उन्होंने महादेवी वर्मा की आलोचना की थी। मुझे मालूम है जी, एक कारण वो था। तो उस बहस को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ। 2 तरह का धड़ा है साहित्य को लेकर के। एक जो कहता है कि साफ, स्पष्ट और सरल लिखिए ताकि आम जनमानस को, जो मिठाई बनाते हैं, जो सड़कों पर घूमते हैं, उनको समझ आ सके। दूसरा धड़ा कहता है कि नहीं, उनका जो वैचारिक अपलिफ्टमेंट भी करना है, उनको आगे भी बढ़ाना है, जिसमें निर्मल वर्मा जैसे तमाम ऐसे साहित्यकार आते हैं। तो इन दोनों धाराओं में आप किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, प्रेमचंद वाली या निर्मल वर्मा वाली? प्रेमचंद वाली और निर्मल वर्मा वाली। देखिए, मैं प्रेमचंद को मानता हूँ, क्योंकि प्रेमचंद जो है आम व्यक्ति का कवि, रचनाकार, कहानीकार है। शरद जोशी है, वो अपने महिला पात्रों को जितना सम्मान देता है आज तक किसी ने भी महिला पात्रों को, चाहे वो किसी भी कौम से आती हो, चाहे वो वेश्यावृत्ति करती हो, जो सम्मान शरद जोशी ने उन्होंने दिया है एकदम। मंटो नहीं यार, बंगाली यार, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र ने जितना दिया है नारियों के प्रति आज तक किसी ने भी नहीं दिया। तो मैं आम आदमी से जुड़ा हूँ, जैसे निर्मल वर्मा हैं या ये सब लोग साहित्यकार हैं, निराला जी हैं। अब वो भाषा पर जनता पढ़ ही नहीं रही, तो कैसे? उस समय की वो भाषा ऐसी थी, जनता उस भाषा को पढ़ती भी थी, साहित्यकारों को पढ़ती थी, निराला को पढ़ती थी, इम्तिहान पूछे, सवाल पूछे। अब तो निराला बच्चे जानते भी नहीं। एक मैं आपको बता दूं, इस देश का मुस्लिम समाज चाहे गरीब भी होगा, शायरी का शौक़ करता है। हर एक को कुछ ना कुछ आता होगा, लेकिन हिंदी के साथ कई हजारों लोग मिल जाएंगे जो कि नाम नहीं जानते होंगे किसी भी साहित्यकार का। निराला को नहीं जानते होंगे। ये एक दिक्कत रही है हमारे साथ। सुरेंद्र शर्मा जी, हमने जब सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि आप आ रहे हैं गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में, तो जनता ने बहुत सारे सवाल पूछे। उनमें से मैं कुछ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। रितेश देवघर का सवाल है, ये मेरे इंट्रो में भी थी ये बात। बाकी कॉमेडियन खुद भी हंसते हैं, जनता को हंसाते हैं, लेकिन आप
गंभीर चेहरा बनाए एकटक देखते रहते हैं, कभी आपको बोलते हुए हंसी नहीं आती, क्यों? मेरा मकसद है कि बेहतर खुद को हंसाना कि दूसरों को हंसाना। मेरे ख्याल से दूसरों को हंसाना ज़्यादा बेहतर है। अगर हम सब लोग दूसरों को हंसाने की कोशिश करने लग जाएं, खुद को हंसने की बजाय, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर ढंग का हास्य होगा। महेंद्र माली जी का सवाल है कि कभी किसी नेता की फिरकी लेने के बाद आपको भुगतना भी पड़ा है? क्योंकि मैंने उसको ऊपर उपहास नहीं किया, सामने बैठे हैं ठीक है, लेकिन कभी किसी का मेरी कविता से किसी एक को भी पीड़ा पहुंचती है तो मेरी कविता सार्थक नहीं है, मेरा यही मानना है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सबसे कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ जो तलवार चलाऊँ, मैं एक चौकीदार हूँ जो कहता हूँ सजग रहो। किशन राठी जी का सवाल है कि कभी आप किसी पुराने कॉमेडियन ने कभी को बुरे हालत में देखते हैं, काम नहीं मिल रहा है, पैसे की तंगी, कभी लगता है कि आप भी उस ज़माने के हैं, एक दिन आपकी दुकान भी बंद हो सकती है? उससे मुझे फ़र्क क्या पड़ता है। अभी नकारात्मक कविताओं का जन्म है। जो पहले कवि सम्मेलन होते थे आज मुझे 20% मिल रहे हैं, पर मुझे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता। एक शेर है कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। तो मैं आज तक कभी भी कोई कपड़े वैसे नहीं पहने जो कि क्या बोलते हैं जिसमें सब यहाँ पर आ जाते हैं, अच्छा शब्द है उसके, 2,500-3 हज़ार रुपये के, 5,000 रुपये के, 10,000 रुपये के। एक तो पैसे ज़्यादा दूँ, डिज़ाइनर कपड़े, स्टाइलिस्ट डिजाइनर वाले, कपड़े, हाँ। एक तो पैसे ज़्यादा दूँ और दूसरे उसका विज्ञापन करूँ। मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? मैंने कभी ज़िंदगी में 1,500 रुपये से ज़्यादा के जूते नहीं पहने, अब 10,000 के पहने क्योंकि काटने लग गए थे वो। मुझे कभी दिलचस्पी नहीं रही। अगला सवाल सिमरन अवस्थी का है। आप राजू श्रीवास्तव की अंतिम यात्रा में पहुंचे थे, उनसे जुड़ी कौन सी याद सबसे ज़्यादा मजबूत है? नहीं, मैं उसमें नहीं गया था। नहीं गया था मैं, पर राजू श्रीवास्तव ने देखा जाए तो उसकी मृत्यु उसकी एक वजह से ही हुई है। उसके 6-7 स्टंट डल चुके थे, उसके बाद भी वो जिम जा रहा था। तब क्या जरूरत है? यही वो शर्मा थे, R.K. शर्मा, कौन, जिनकी डेथ हुई थी, फिल्मों में गाते थे जो, उसके भी बीमारी है। अरे भाई, तुम्हें 6-7 स्टंट डलने, सिर्फ आपको तेज चलना भी अलाउड नहीं है और आप रोज जिम जा रहे हो। आपको भी स्टंट पड़े हुए हैं? हाँ, बीमारी मेरे शरीर में पर है, मेरे दिमाग में नहीं रहती बीमारी। मेरा भी माइंड का ऑपरेशन हुआ है, 3 स्टंट पड़े उसमें भी। पड़े तो पड़े, क्या पता नहीं। इसलिए थोड़ा जब मैं भूल जाता हूँ तो उसकी वजह से। सुनिधि भगत का सवाल है, पत्नी पर हमेशा जोक बनाते रहते हैं, घर पर रेगुलर खाना मिल पाता है? हाँ, क्योंकि पत्नी खाना कहाँ बनाती है, उसे तो रसोई के जाना हो तो गूगल मैप डाल करके जा सकती। मुझे पता नहीं कितने सालों पहले गई होगी। मेरे घर में 2 कुक रहते हैं हर समय। अच्छा, तो खाने की टेंशन नहीं है। विकास रॉक्स का सवाल है कि सिर्फ पत्नी पर क्यों, गर्लफ्रेंड पे जोक क्यों नहीं बनाते हैं? गर्लफ्रेंड पर जोक बना दूंगा तो पत्नी हाथ से निकल जाएगी ना। अपनी। सोहन कुमार का सवाल है, इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन आप किसे मानते हैं अब तक का? बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं अपना नाम लेने में शर्माऊंगा।
सुमन माथुर का सवाल है कि आपके हिसाब से अगर कपिल शर्मा को कॉमेडी नहीं आती तो वो देश के सबसे सफल कॉमेडियंस में से एक कैसे हैं? मैं कब कह रहा हूँ उसे नहीं आती, उसे कॉमेडी आती है, पर उसके लिए उसको 3-4 लोगों का सहयोग चाहिए जिन पर बात कर सके। अकेले खड़े होकर के नहीं कर पाए, अलग हर एक की अलग अलग विधा है। आखिरी सवाल है सर, आपके देखते देखते कॉमेडी बदल गई, 60 का दशक और अब ये 2024 में आज हम और आप बातचीत कर रहे हैं। आपके हिसाब से परफॉर्मेंस का हायर स्टैंडर्ड क्या है? कैसे आपने अपने आप को मेंटेन रखा, आज भी इतना लोग देखते हैं? क्या वो स्टैंडर्ड था जो मेंटेन किया आपने? मैं अपनी पुरानी संस्कृति को कभी भी हास्य में कोई ऐसा नहीं कर पाया कि बाप और बेटी एक साथ मुझे नहीं सुन सके। मैं जब भी पढ़ता हूँ, बाप हो, बेटी हो या उसका पिता भी हो, 3 पीढ़ियाँ मेरे को पसंद करती हैं। मैं ऐसा कभी हास्य नहीं लिखूँगा कि जिसमें उनकी आंखें शर्म से झुकें या एक साथ दे एक दूसरे से आंख नहीं मिला सके। यही है परफॉर्मेंस का हाई स्टैंडर्ड। मेरा ये स्टैंड है, लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। जी नहीं, लोगों को तो पूरी दुनिया में अच्छा लग ही रहा है। मैं वो नहीं कर सकता वल्गर शब्द या बिलो द बेल्ट बात करूं, वो मेरे से हो नहीं सकता। मेरे पिता ने आज तक मुझे नहीं सुना। क्यों? उन्होंने क्यों नहीं सुना? मेरे पिता बैठे हैं, मैं हंसी की बात कैसे कर लूँगा? मेरी माँ बैठी है, मैं उससे हंसी की बातें उनके सामने कैसे कर पर उन्होंने आपको जब टीवी पे देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो देखा अलग। कभी सम्मेलनों में आते थे वो आप? ना, कभी नहीं, वो पढ़ ही नहीं सकता था, आ जाए तो। इसलिए मैंने अपने गांव में आज तक कविता नहीं पढ़ी। कभी आपकी पत्नी आई कभी सम्मेलन में कि आप 4 लाइनें सुना रहे हैं बीवी पे और सामने बैठी हुई हैं? अमेरिका मेरे साथ ही गई थी, तब बैठा होगा, वो पीछे बैठती कहीं जाकर, ताकि मुझे उसका मुंह नहीं दिखाई दे। फिर मेरी गिगी बन जाएगी, नहीं पढ़ पाऊंगा, क्या फायदा। आपके परिवार में आगे कोई व्यक्ति कभी हास्य कविता इस सब में आया? नहीं। बेटे दोनों? बेटी? मेरे बेटे व्यापार करते हैं, 250 करोड़ का टर्नओवर है उनका। वाह। एक मेरा बेटा एस्ट्रोलॉजी में है, अमेरिका जाता है एस्ट्रोलॉजर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने। पर आपने तो कुछ भी नहीं पहन रखा है। क्योंकि मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करता। और बेटा एस्ट्रोलॉजी से पैसे कमा रहा है? नहीं, पैसे नहीं, कमर्शियल नहीं किया कभी भी नहीं। पत्थर मेरा भाग्य थोड़ी बनाएंगे। जो भी बनना अपने बलबूते पर। कई कह चुके ये पहन लो ठीक हो जाए ना, उसके भरोसे क्यों ठीक हो? मेरे बलबूते पर ऐसा होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। ऑन दैट नोट, अपने बलबूते ही होना है जो होना है, तो परिश्रम करते रहिए, ज्ञान का संधान करते रहिए और बड़े बुजुर्गों से, तजुर्बेकार लोगों से अपने हिस्से की सुनाई करते रहिए। सुनने और गुनने का ये सिलसिला चलता रहेगा। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में सुरेंद्र शर्मा जी, आपने इतना समय दिया, अपने ज्ञान को हमारे साथ, अपने अनुभवों को साझा किया, हम सब बहुत कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके स्वास्थ्य और सक्रियता के लिए खूब शुभकामनाएं। धन्यवाद।